Mic check. Good morning, friends. Good morning, friends. चलो फिर प्रीवियस लेक्चर में वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एम्प्लॉय कॉस्ट, डू यू रिमेंबर? एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होम एक्सरसाइज दिए थे, बराबर ना बच्चों? कौन सा क्वेश्चन था उसमें से पहला? 80 भी था क्या? क्वेश्चन नंबर 80 मेरे ख्याल से ऑलरेडी हो चुका है सॉल्व, बराबर ना? विच वॉज ऑन एफिशिएंसी रेशियो, हो चुका है ना बच्चों? 81. ओके, तो देयर आर 4 वर्कर्स ए बी सी डी. स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट दिया हुआ है. स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम टेकन दिया है, और क्या दिया है? एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, एंड बेसिक वेज रेट दिया हुआ है सबका. एंड उन्होंने बोला है कैलकुलेट टोटल वेजेस एज पर टाइम रेट, पीस रेट, हेल्सेज प्लान एंड रॉन्स प्लान. यही 4 प्लान अपने सिलेबस में सब लोग जानते हैं, बराबर है बच्चों? तो बताओ ये हेल्सेज प्लान, रॉन्स प्लान, टाइम रेट, पीस रेट से ये टोटल वेजेस फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है वो अपन पहले फाइंड करके रखते हैं. तो उसके लिए पहले एक टेबल बनाते हैं, चलेगा क्या बच्चों? जिसमें मैं लिखता हूं लेट्स से बेसिक डेटा, चलेगा क्या? क्या लिखता हूं? बेसिक डेटा. तो चलो बेसिक डेटा में मैं लिखूंगा वर्कर्स. आपने सॉल्व किया है ना बच्चों? अब आपका आंसर चेक करो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा? प्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है, समझ रहा है क्या? पर आंसर तो मैच होना चाहिए ना सबका. उसके बाद में मैं लिखता हूं चलो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट. बोलो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना है? 2 hours, देन 5 hours, देन 3 hours एंड 1.50 hours. इट इज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. सही है बच्चों? चलो बोलो उसके बाद में मैंने क्या लिखना चाहिए? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट लिखा, उसके बाद ये स्टैंडर्ड टाइम लिख दिया, तो ये फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट है. उसके बाद चलो मैं लिखता हूं एक्चुअल आउटपुट. क्या लिखो बोलो? एक्चुअल आउटपुट मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बाय दैट वर्कर. यस और नो? तो बोलो एक्चुअल आउटपुट कितना है? बताओ मेरे भाई. एक्चुअल आउटपुट 2000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स, 8000 यूनिट्स एंड 12000 यूनिट्स. ये एक्चुअल आउटपुट है. तो अब बताओ स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट. अगर मैं एक 2 कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट, तो क्या मिलेगा आपको? हाँ बोलो. स्टैंडर्ड टाइम, या उसी को हम क्या बोल सकते हैं? टाइम अलाउड. क्या बोल सकते हैं उसी को? दैट इज ऑब्वियसली टाइम अलाउड. क्या मिलेगा? टाइम अलाउड. तो बोलो इज इट 4000 आवर्स? कैसे किया आपने? 4000 आवर्स कहां से डिवाइड किया? 2 hours इंटू 2000. हाँ देन बोलो जल्दी. 25,000 आवर्स, देन 24,000 आवर्स, देन 18,000 आवर्स. दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट. अच्छा स्टैंडर्ड टाइम आ गया. एक्चुअल टाइम टेकन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? एक्चुअल टाइम टेकन दिया हुआ है क्या? बोलो एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? जल्दी बताओ. एक्चुअल टाइम टेकन बोलो. 3,000 आवर्स, 20,000 आवर्स, 30,000 आवर्स एंड 10,000 आवर्स. तो चलो स्टैंडर्ड टाइम आ गया, एक्चुअल टाइम आ गया. स्टैंडर्ड टाइम आ गया, एक्चुअल टाइम आ गया. तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको? बोलो टाइम सेव्ड. क्या पता चल जाएगा? टाइम सेव्ड. तो चलो बोलो स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम डिडक्ट करो तो आपको मिल जाएगा टाइम सेव्ड. तो टेल मी हाउ मच इज द टाइम सेव्ड? बोलो बच्चों टाइम सेव्ड कितना है? हाँ बोलो. इज इट 1000 आवर्स, 5000 आवर्स, 0 एंड 8000? अच्छा वो 0 क्यों लिखा आपने? -6000 क्यों नहीं लिखा? टाइम सेव्ड निगेटिव नहीं हो सकता, बराबर है? टाइम अलाउड से अगर ज्यादा टाइम लिया है तो 0 इज द टाइम सेव्ड. करेक्ट है. एंड उसके बाद में लिखो बेसिक, बोलो वेज रेट, बोलो पर यूनिट. क्या लिख सकते हैं? बेसिक वेज रेट पर यूनिट. अच्छा पर आर आपको पता है क्या बच्चों? बेसिक वेज रेट पर आर आपको पता है क्या? तो पर आर तो अपने को पता है. चलो पहले पर आर लिखो, क्या लगे तो फिर चलो बेसिक वेज रेट. चलो मैं पहले पर आर लिख देता हूं. बेसिक वेज रेट लेट्स से पर आर. ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? या मैं ऑर्डिनरी वेज रेट ऐसे भी लिख सकता हूं उसको. लेट्स से बेसिक वेज रेट पर आर. पर आर बोलो बेसिक वेज रेट पर आर कितना है बच्चों? पर आर कितना है बोलो ना बच्चों? 10, 12, 8, 6. तो बोलो पर यूनिट कैसे रहेगा? क्या होता है फॉर्मूला ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट?
wages per hour into standard hours per unit. Wages per hour into standard hours per unit. So 10 into 2 is it 20 rupees per unit, 60 rupees per unit, then 24 rupees per unit and 9 rupees per unit. तो मेरे ख्याल से आप देखो, अगर आपने ये टेबल बनाया तो आपने ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. डू यू एग्री और नॉट? आपको लगता नहीं सर कहां सॉल्व होगा, सर बहुत लेंदी आंसर है इसका, बट ये टेबल ही तो मेन है ना मेरे भाई. अब इसके बाद में क्या है, बेसिक कैलकुलेशन है बस, जो कोई भी कर सकता है या नहीं. तो चलो फिर अपन फाइंड करेंगे सेकंड वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस. कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस, ध्यान है कि सबका टोटल वेजेस अंडर पहला कौन सा स्कीम है बोलो? तो ए टाइम रेट स्कीम. टाइम रेट स्कीम, तो बोलो टाइम रेट स्कीम से टोटल वेजेस का क्या फॉर्मूला है, जल्दी बताओ. आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर. आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर. तो ये 4 वर्कर्स के वेजेस फाइंड कर लेना आप. कितने वर्कर्स है? ए बी सी डी, बराबर है बच्चों? बताओ आवर्स वर्क, बताओ सबके. आवर्स वर्क बोलो, मतलब एक्चुअल टाइम टेकन ना यार. तो 3000 आवर्स, 20,000 आवर्स, 30,000 आवर्स, 10,000 आवर्स. ये आवर्स वर्क है क्या? एंड रेट पर आवर आपको पता है क्या, कितना है रेट पर आवर? सबका अलग अलग है या सेम है? अच्छा अलग अलग भी रहता है क्या? ऑब्वियसली. क्या वेज रेट है बोलो? 10, 12, 8 एंड 6. 10, 12, 8 एंड 6. तो 3000 इंटू 10 कितना आता है रुपीज? 30,000. देन रुपीज 2,40,000, रुपीज 2,40,000, 60,000. ये हो गया वेजेस एज पर कौन सा स्कीम? टाइम रेट स्कीम. बी क्या लिखो बोलो? पीस रेट स्कीम, या उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी पीस रेट स्कीम. क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी पीस रेट स्कीम, या इसको बोलते हैं स्ट्रेट पीस रेट स्कीम. क्या बोलते हैं? स्ट्रेट पीस रेट स्कीम. कभी कभी ना बच्चों वो ऐसा कर सकते हैं, जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट, वो बोलते हैं कि वर्कर्स आर पेड द वेजेस एज पर डिफरेंशियल पीस रेट स्कीम. डिफरेंशियल पीस रेट स्कीम, जहां पे वो बोलते हैं कि वर्कर गेट्स 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट इफ हिज एफिशिएंसी इज मोर देन 100% या मोर देन 110%, कुछ तो दे देंगे. समझ रहा है क्या? तो आपको क्या करना रहता है फिर बोलो? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट इनटू फिर वो जो भी परसेंटेज उन्होंने दिया है वो 120%, 130%, 80%, कुछ भी रह सकता है ना. कभी कभी क्या रहते हैं एंड, या उसी में रह सकता है. इफ वर्कर्स एफिशिएंसी इज लेस देन 100% देन वर्कर विल गेट 80% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट. 80% ऑफ मतलब जो भी ऑर्डिनरी पीस रेट रहेगा इंटू 80% करना पड़ेगा. फिर समझा क्या आपको ये? तो वो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेसिकली आपको. तो चलो बोलो ऑर्डिनरी पीस रेट से ओके क्या फॉर्मूला है टोटल वेजेस का, जल्दी बताओ. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, हाँ ठीक है, एक्चुअल आउटपुट लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू, हाँ बोलो, ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट इनटू ऑर्डिनरी पीस रेट. बट ये कभी कभी ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट को 120% से या 80% से जो भी है मल्टीप्लाई करना रहता है, तो दैट बिकम्स डिफरेंशियल पीस रेट. दैट बिकम्स डिफरेंशियल पीस रेट. तो चलो ए बी सी डी ये 4 वर्कर्स के लिए, चलो बोलो जल्दी बताओ. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बताओ मेरे भाई. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बोलो कितना है? एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है क्या आपको? 2000, 5000, 2000, 5000, 8000 एंड 12000. ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है. इनटू ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट हमने कैलकुलेट करके रखा है क्या? कितना है ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट? 20, 60, 24 एंड 9. 20, 60 बोलो, 24 एंड 9. हाँ चलो बोलो ये कितना आता है? 40,000, 3 lakhs, 1,92,000 एंड 1,08,000. तो आप देख सकते हो बच्चों यहां पे अगर आप वर्कर बी एंड सी के टाइम रेट से देखोगे तो दोनों के वेजेस 2,40,000 थे. बट आप देखो इधर 3 लाख है, इधर 1,92,000 है. ये क्यों चेंज हुआ समझा ना? क्योंकि वर्कर का एफिशिएंसी अलग अलग है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अलग अलग है. वो तो बेसिक टाइम रेट से मल्टीप्लाई हुआ था, सीधा सीधा नंबर ऑफ आवर्स इनटू रेट पर आवर था वो. यस और नो? चलो तीसरा कौन सा स्कीम बोलो? हेल्सेज प्लान. अब ये हेल्सेज प्लान का क्या एडवांटेज है याद है ना आपको? दिस इज अ गारंटीड वेज प्लान. दिस इज द,
जहां पे वर्कर इज गारंटीड अबाउट हिज टाइम रेट, मतलब वो जो टाइम रेट से वेजेस है ना बच्चों, इसके कम वेजेस अब हो ही नहीं सकते इस वर्कर के, एवरी वर्कर के। क्यों, समझा ना, आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर तो है ही उसमें भी, प्लस इंसेंटिव रहेगा, ज्यादा वर्स्ट केस में इंसेंटिव क्या रहेगा, 0। बट कैन आई से इट्स अ गारंटीड वेज स्कीम, यस और नो? तो बोलो टोटल वेजेस का क्या फॉर्मूला है, जल्दी बताओ। टोटल वेजेस का फॉर्मूला मेरे भाई, आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, hours worked into rate per hour plus, हाँ बोलो, 50% of time saved into rate per hour, time saved into rate per hour लिखा मैंने बच्चों। अच्छा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑब्वियसली दिस विल बी 50%, बट अगर बाई चांस उन्होंने क्वेश्चन में 50% की जगह टेक 40%, 30% ऐसा कुछ दिया है तो यू हैव टू टेक दैट, समझ रहा है ना, कुछ नहीं बोला है तो इट इज 50%। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बोलो आप बताओ, ये आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, ये ऑर्डिनरी पीस रेट पर जो भी आने वाला है, ए बी सी डी 4 वर्कर है, ध्यान है कि बच्चों यहां पे? तो अब मुझे बताओ, अगर मैं ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया तो आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, बताओ यहां पे? अगर मैं समझो ये कॉपी पेस्ट कर दिया यहां पे तो आपको प्रॉब्लम है क्या, कुछ बताओ आप मुझे, पक्का? आप लोग ऐसे कैसे चलेगा, इतना ही चलने वाला है क्या ऐसे, या उसमें कुछ एडिशन होने वाला है अभी? अच्छा, एडिशन कब होगा? अगर टाइम सेव्ड रहेगा तो, नहीं रहेगा तो एडिशन नहीं होगा, यस और नो? अच्छा, तो ये तो मैंने कट कर दिया यहां पे, आप दिख रहा है क्या आप? तो ये आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर है, यस और नो? प्लस 50% ऑफ, बोलो ए का टाइम सेव्ड कितना है, 1000 इंटू रेट पर आवर कितना है, 10, तो 1000 इंटू 10, 1 लाख, सॉरी 10,000 का 50%, 5000 इंसेंटिव है यहां पे, तो टोटल वेजेस कितने हो गए, 35,000। तो टाइम रेट से ज्यादा ही है ना मेरे भाई। चलो, वर्कर बी का टाइम सेव्ड कितना है, 5000 आवर्स इंटू बेसिक वेज रेट 12, तो 5000 इंटू 12, 60,000 का 50% इज 30,000 प्लस 2,40,000, टेल मी इज इट 2,70,000? 2,70,000 टोटल वेजेस आ गए क्या? अब बताओ, प्लस, हाँ जल्दी बताओ, 50% ऑफ टाइम सेव्ड कितना है, इसका कितना है, 0 है मेरे ख्याल से, तो ऑब्वियसली इसका वेजेस 2,40,000 रहेगा, यस और नो? प्लस, अब बोलो 50% ऑफ डी का टाइम सेव्ड कितना है, इंटू रेट पर आवर 8,000 इंटू ₹6, तो 48,000 का 50% कितना आता है, 24,000 प्लस 60,000, तो टेल मी वेदर टोटल वेजेस आर 84,000, वेदर टोटल वेजेस आर 84,000। अच्छा, यहां पे टोटल वेजेस पूछा था इसलिए आंसर फाइंड किया, अगर बाई चांस इफेक्टिव वेज रेट पर आवर पूछा तो क्या करोगे आप, डिवाइड बाय आवर्स वर्क करो, बात खत्म, समझा या नहीं? यू गेट इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। एंड लास्ट इज कौन सा प्लान बोलो, रॉवन्स प्लान। कौन सा प्लान, रॉवन्स प्लान। तो चलो रॉवन्स प्लान से वेजेस का फॉर्मूला बताओ, बोलो जल्दी। आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, मतलब ये है ऑर्डिनरी पीस रेट से जो वेजेस मिलने वाले उतना, और यू कैन कॉल इट एज बेसिक टाइम वेजेस, यू कैन कॉल इट एज बेसिक टाइम वेजेस, प्लस हाँ बोलो टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू फर्स्ट ब्रैकेट इन शॉर्ट, बराबर है बेसिक टाइम वेजेस। एंड ऑब्वियसली अब इस स्कीम से आपको चारों वर्कर के वेजेस फाइंड करना है, यस और नो? तो आप बताइए, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी एंड वर्कर डी। मैंने क्या कॉपी पेस्ट कर दिया यहां पे, दिखा क्या आपको, क्या कॉपी पेस्ट कर दिया था यहां पे अभी, बेसिक टाइम वेजेस, बराबर है ना बच्चों? बेसिक टाइम वेजेस मैंने कॉपी कर दिए, यस और नो? अब बताओ इसके बाद में अपने को क्या क्या ऐड करना है उसमें, इंसेंटिव। तो चलो बोलो प्लस क्या ऐड होने वाला है बताओ मुझे। हाँ चलो, टाइम सेव्ड बताओ ए का, टाइम अलाउड 4,000, 1,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 30,000, तो 30, ये 7,500 का इंसेंटिव है, तो टेल मी वेदर टोटल वेजेस आर 37,500। आप सॉल्व करके आए थे क्या मेरे भाई? नेक्स्ट, टाइम सेव्ड कितना है बताओ, 5,000, टाइम अलाउड कितना है 25,000 इंटू बेसिक वेजेस कितना है 2,40,000, 2,40,000, सही है क्या बच्चों? तो टेल मी वेदर टोटल वेजेस आर 2,88,000, 48,000 का इंसेंटिव मिल रहा है, प्लस यहां पे टाइम सेव्ड तो 0 है, तो बात खत्म, तो इट इज 2,40,000, टाइम सेव्ड 0 आ तो डिवाइड बाय टाइम अलाउड, आगे कुछ भी रहने तो 0 ही रहेगा ना सब, प्लस यहां पे टाइम सेव्ड कितना है, टाइम अलाउड कितना है, कितना 18,000 इंटू 60,000, तो ये आंसर शायद फ्रैक्शन में जा रहा है, करके बताओ मुझे टोटल कितना है, 86,000 666 ऐसे कुछ आ रहा है, 667 कर दूं क्या, अप्रोक्सीमेटली चलता है ऐसे, तो 86,667,
आर द टोटल वेजेस एज पर रॉवन्स इंसेंटिव प्लान। कौन सा प्लान? रॉवन्स इंसेंटिव प्लान। और मैंने आपको हाइलसेज प्लान एंड रॉवन्स प्लान का डिफरेंस भी बताया था, कब कौन सा बेनिफिशियल रहता है, समझा आपको ये? जब तक टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% ऑफ टाइम अलाउड, रॉवन्स के वेजेस ज्यादा रहते। किसके? हाँ, व्हेन टाइम सेव्ड इज मोर देन 50% ऑफ टाइम अलाउड, हाइलसेज के वेजेस ज्यादा रहते। समझ आया? एंड व्हेन टाइम सेव्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू 50% ऑफ टाइम अलाउड, देन टोटल वेजेस एज पर रॉवन स्कीम इज इक्वल टू टोटल वेजेस अंडर हाइलसेज स्कीम। समझा बच्चों? तो ये क्वेश्चन में एटलीस्ट कैलकुलेशन तो सब समझे, फॉर्मूले तो सब याद रहेंगे ही रहेंगे। यस, चलो ऐसा ही और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 करें बच्चों कंप्लीट हम लोग। आप घर से सॉल्व करके, फिर भी मैं सोचता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये तो सब हम क्लास में करेंगे ही करेंगे, चलेगा? चलो बोलो, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट कितना है बच्चों? 3 आवर्स। तो यहां पे फिर वर्कर ए बी दो जो भी रहेगा, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना लिया जाएगा? 3 आवर्स। तो चलो एक काम करता हूं, मैं बेसिक डेटा ऐसे लिख देता हूं, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। चलेगा क्या बच्चों? बेसिक डेटा जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर मुझे लिखना है तो चलो मैं अगर समझो ये कॉपी कर दिया यहां पे, तो चल सकता है कि आप मुझे बताओ, यहां पे मैं क्लास में तो कर ही सकता हूं ना, ये आपने वापस पूरा लिखना चाहिए, बराबर है? चलो ये आप मुझे बताओ कितने वर्कर्स है यहां पे, जल्दी बताओ। 2। तो चलो 2 वर्कर्स ए एंड बी। चलो आप मुझे बताओ, आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों। चलो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट बताओ, जल्दी बताओ। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 3 आवर्स है या नहीं बताओ? दोनों वर्कर के लिए 3 आवर्स है। चलो एक्चुअल आउटपुट बताओ। 200 यूनिट्स एंड 300 यूनिट्स, 200 यूनिट्स एंड 300 यूनिट्स इज द एक्चुअल आउटपुट। Standard time, that is time allowed for actual output. Tell me, is it 600 hours and 900 hours? Actual time taken क्वेश्चन में दिया है क्या? कितना है टाइम टेकन? 450 hours and 750 hours. तो टाइम सेव्ड कितना है? 150 hours and 150 hours, दोनों का बच्चों। अच्छा, बेसिक वेज रेट पर आवर दिया है क्या क्वेश्चन में? कितना है? 100। दोनों का 100 है क्या बच्चों? बेसिक वेज रेट पर आवर दोनों का 100 है क्या? तो पर यूनिट दोनों का 300 आएगा। क्या फॉर्मूला है ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट का? बोलो, वेजेस पर आर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, वेजेस पर आर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। या और एक फॉर्मूला है, बेसिक वेजेस पर आर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर। कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर सेम ही आएगा। चलो बच्चों, बेसिक डेटा आपके सामने है, यस और नो? तो चलो आप बताओ क्या फाइंड करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस। इसमें मैं चाहता हूं कि आप इधर ही कंफर्टेबल हो जाओ, आप सब में, बराबर है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर कौन सा स्कीम बताओ आप मुझे? कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर, हाँ पहला ए टाइम रेट स्कीम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर टाइम रेट स्कीम, टोटल वेजेस अंडर टाइम रेट स्कीम। चलो बोलो, टाइम रेट स्कीम से ए एंड बी के। चलो मैं फॉर्मूला वगैरह लिखते नहीं बैठ रहा हूं, डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूला, चलेगा? बोलो आवर्स वर्क कितना है, जल्दी बताओ। 450 आवर्स एंड 450 एंड 750 आवर्स। फॉर्मूला सबको याद है? इनटू रेट पर आवर 100 100, रेट पर आवर 100 100। तो इज इट 45,000 एंड 45,000 एंड 75,000। दीज आर द टोटल वेजेस एज पर टाइम रेट स्कीम। याद आ रहा है बच्चों? चलो बी क्या लिखो? पीस रेट स्कीम। क्या यूज कर रहे हैं बोलो? पीस रेट स्कीम। तो टोटल वेजेस एज पर पीस रेट स्कीम, ए एंड बी। चलो फॉर्मूला बताओ क्या है पीस रेट स्कीम से? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, बोलो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दिया है क्या आपको? 200 एंड 300 यूनिट्स, बराबर है बच्चों, इनटू ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट। हाँ, ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट कितना है? 300 एंड ऑब्वियसली इधर भी 300। तो टोटल वेजेस कितना आ रहा है बोलो? 60,000 एंड 90,000, 60,000 एंड 90,000। शायद आपको पता रहेगा कि टोटल वेजेस एज पर टाइम रेट स्कीम इनटू एफिशिएंसी रेशियो इज द टोटल वेजेस एज पर पीस रेट स्कीम। तो अगर बाय चांस यहां पे आपको एफिशिएंसी रेशियो फाइंड करना है तो नो डाउट अपना एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम, बट इससे भी अपन कर सकते हैं, समझा ना? कैसे? टोटल वेजेस एज पर पीस रेट स्कीम डिवाइड बाय टोटल वेजेस एज पर टाइम रेट स्कीम। मतलब ए के लिए 60,000 डिवाइड बाय 45,000 इंटू 100 कर दिया तो 133.333% आएगा। दैट इज द एफिशिएंसी रेशियो फॉर ए। याद रखो बच्चों, एक एक पॉइंट है यहां पे, अभी रेगुलर बैच की तरह 5 बार नहीं आने वाली एक चीज। समझ आएगी आपको ये? वर्कर बी के लिए 90,000 डिवाइडेड बाय 75,000, समझ आएगी आपको ये? मतलब कितना परसेंट? 120% मेरे ख्याल से। 90,000 डिवाइडेड बाय 75,000, 120% ही आएगा ना?
120% इज द एफिशिएंसी रेशियो फॉर वर्कर बी। समझता है क्या? आपको लगता है नहीं सर ये फॉर्मूला नहीं, अपना ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करो तो सेम ही आंसर आएगा। क्या फॉर्मूला है बोलो? स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। देखो यहाँ पे वर्कर ए के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है बोलो? 900। एक्चुअल टाइम कितना है? 750। तो 900 डिवाइड बाय 750 इंटू 100 करो, 120%। अच्छा, वर्कर ए के लिए 600 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100 करो, वही आएगा 133.33%। समझा या नहीं आपको ये? तो स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम ये फॉर्मूला है ना, बट इसकी जगह पे अपन ये फॉर्मूला से भी आंसर ला सकते हैं। समझा क्या आपको ये? मतलब टोटल वेजेस एज पर टाइम रेट स्कीम इनटू एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू टोटल वेजेस एज पर पीस रेट स्कीम, ओके, फॉर एवरी वर्कर। थर्ड कौन सा प्लान बोलो? हेल्सेज प्लान। कौन सा प्लान? हेल्सेज प्लान। तो एज पर हेल्सेज प्लान वर्कर ए एंड वर्कर बी के वेजेस अपने को पता करना है एज पर हेल्सेज प्लान। हाँ चलो बोलो, वर्कर ए के क्या फॉर्मूला रहेगा बोलो? Is it 450 hours into rupees 100 plus 50% of टाइम सेव्ड कितना है बच्चों? 150 hours into rupees 100, तो 15,000 का 50%, 7,500 इंसेंटिव है। टेल मी, is it 52,500? नेक्स्ट, is it 750 hours into rupees 100? Do you agree my friends? Plus 50% of टाइम सेव्ड कितना है बच्चों? into rupees 100. Do you agree? 100 ही है ना बेसिक वेज रेट, तो 7,500 इंसेंटिव है, तो टेल मी इज इट 82,500? 82,500 टोटल वेजेस एज पर कौन सा प्लान था ये बोलो? हेल्सेज प्लान। एंड लास्ट ऑब्वियसली रॉवन्स प्लान से कैन वी फाइंड आउट टोटल वेजेस माय फ्रेंड्स? तो अब बताओ, रॉवन्स प्लान से भी बेसिक वेजेस तो उतना ही रहेगा ना बच्चों? यस और नो? तो अब मुझे बताओ ये 450 आवर्स इंटू 100 ये तो सेम रहेगा कि नहीं? 450 आवर्स इंटू 100 एंड ये 750 आवर्स इंटू 100 ये तो सेम रहेगा कि नहीं? प्लस बोलो टाइम सेव्ड कितना है, जल्दी बताओ इसका? 150 आवर्स। टाइम अलाउड कितना है? 600 आवर्स, ओके, इंटू रुपीज 45,000 इंटू रुपीज 45,000। तो ये जो भी इंसेंटिव आ रहा है आप ऐड कर दो और बताओ टोटल वेजेस कितना है? कितना? 56,250। एंड इधर टाइम सेव्ड इज 150 आवर्स, टाइम अलाउड कितना था? 900 आवर्स इंटू 75,000, तो 150 डिवाइड बाय 900 इंटू 75,000 कर लो, जो भी आता है उसमें 75,000 ऐड करो और बताओ कितना है? 87,500 आर द टोटल वेजेस एज पर रॉवन्स इंसेंटिव प्लान या रॉवन्स प्रीमियम प्लान। तो समझा बच्चों ये? तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ क्लैरिटी आया बच्चों? पक्का अच्छे से या टाइम पास? नहीं ना? यस। तो ये सेकंड चैप्टर जो था अपना एम्प्लॉय कॉस्ट, उसमें कुछ क्लैरिटी है बच्चों? पक्का? अब इसमें कुछ जो बेसिक और कुछ थ्योरी है जो आपको अपने आपके बुक से देखना है। डिफरेंस बिटवीन कैजुअल वर्कर, आउट वर्कर, समझता है क्या आपको ये? डिफरेंस बिटवीन लेट्स से, समझता है क्या आपको ये? कैजुअल वर्कर, आउट वर्कर याद है क्या आपको? अब कुछ भी नहीं पढ़े क्या? आपको कुछ भी याद नहीं है? अच्छा, कैजुअल वर्कर, आउट वर्कर क्या डिफरेंस होता है? कैजुअल वर्कर, आउट वर्कर। कैजुअल वर्कर मतलब एक समझो जो अपना कोई फिक्स वर्कर है, समझ रहा है क्या? वो सिर्फ 3 महीने के या 2 महीने के लीव पे जा रहा है, बट हमें उसको वापस लेना है, तो उसका काम करने के लिए कोई 2 महीने के लिए वर्कर रखा हमने, तो उसको क्या बोलते हैं? कैजुअल वर्कर। समझा है नहीं? कैजुअल वर्कर इज अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ अ परमानेंट बट टेम्पररीली एब्सेंट वर्कर। परमानेंट बट टेम्पररीली एब्सेंट वर्कर। समझा है नहीं? अब समझो हमारा ऑफिस बॉय पिछले 10 साल से काम कर रहा है, अब उसको 2 महीने की छुट्टी चाहिए, शादी करना है उसको, समझ रहा है क्या? तो अब बताओ उसकी शादी 2 महीने में वापस आ जाएगा, वो 10 साल से काम कर रहा है और भी बहुत साल काम करेगा, तो हम बताओ बट 2 महीने हम लोग यहां पे उसके बिना काम नहीं संभाल सकते ना, तो 2 महीने के लिए मैंने किसी को अपॉइंट कर दिया, तो ही इज अ कैजुअल वर्कर। एंड कैजुअल वर्कर को एज गुड एज मंथली सैलरी मिलता है ऑन द बेस ऑफ टाइम रेट। थोड़ा हो सकता है कि वो जनरल वर्कर से थोड़ा सा ज्यादा रहे क्योंकि वो टेम्पररी पीरियड के लिए है, करेक्ट और नॉट? हो सकता है कि रूटीन आदमी को 15,000 देते हैं, उसको 18,000 देंगे हम लोग क्योंकि वो 2 महीने के लिए, करेक्ट और नॉट? आप समझ रहे हो क्या? जबकि आउट वर्कर कौन सा होता है? आउट वर्कर मतलब जैसे कि समझो मैंने बोल दिया कि भाई मेरे लिए इतने 4 पैम्पलेट बना के दो, मैं तुमको 1,000 रुपए दूंगा। समझा क्या? मतलब वो कोई हमारा एम्प्लॉय है क्या परमानेंट? वो सिर्फ हमारे लिए काम कर रहा है, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं। मतलब उसको हमने काम दिया एंड वो काम करके देने का उसने, एंड वो काम के पैसे लेने का। अच्छा, वो काम खुद कर रहा है, घर पे बैठ के कर रहा है, उसके ऑफिस में बैठ के कर रहा है, या कहीं रास्ते पे बैठ के कर रहा है, या और किसी से करवा के ले रहा है, हमें उससे कोई लेना देना
नहीं है, समझा या नहीं? जैसे कि समझो मैंने बोल दिया कि हाँ चल भाई प्रेस्टीज पॉइंट में इतने 12 बैनर लगा ले, ये लेते रहे 3,000 रुपए, समझा क्या? अब वो खुद लगाता है, समझा क्या? या किसी और से लगवा के लेता है, या क्या करता है, इससे हमें कोई लेना देना है क्या? राइट? मेरा है कि भाई इतने 12 बैनर यहां पे लग गए, ये तेरे पैसे ले ले, करेक्ट और नॉट? तो ही इज अ आउट वर्कर। वो कौन सा वर्कर है? आउट वर्कर। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? यस और नो? अब बताओ, आपको ये जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग का डिफरेंस याद है क्या? जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग। हाँ बोलो, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन। अभी देखो आपने लास्ट अटेम्प्ट की में बहुत सारा थियरी ऐसे छोड़ दिया रहेगा, सोचा, एंड इनफैक्ट आपने सोचा रहेगा कि हाँ ठीक है यार ये कहां इतना, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, बट अब वो थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। रीजन क्या है? एमसीक्यू। समझ आएगा आपको? ये ऐसा नहीं कि उस पर अभी अपने को जॉब इवैल्यूएशन के बारे में ऐसे लिखना है, बट बताओ जॉब इवैल्यूएशन क्या है अपने दिमाग में रहेगा ना बच्चों, तो एमसीक्यू ऑटोमेटिक सॉल्व होगा, क्योंकि भले अपने वो रट्टा नहीं मारा है, बट सामने ऑप्शन दिखने के बाद अपने को समझेगा ना ये करेक्ट आंसर है करके, इफ यू नो द कंसेप्ट। जैसे आपने सीए फाउंडेशन का एक्सपीरियंस रहेगा, भले अपन ने अपने को याद नहीं है भाई ये समझ रहा है कि नहीं, रट्टा मारा नहीं अपने को, बट अपने को ऑप्शन दिखने के बाद समझता है ना कि ये है या नहीं है, ये करेक्ट है या रॉन्ग है, इतना तो समझता है ना। सेम विल हैपन फॉर दिस। तो इसलिए वो एक बार तो अच्छे से समझना जरूरी है ना। तो क्या है? टाइम वैल्यू इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग, सॉरी जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग। जॉब इवैल्यूएशन मतलब क्या? आइडेंटिफाइंग रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब। अब समझो कल जाके मुझे लेट्स से सीए फाउंडेशन में मैथ्स पढ़ाने के लिए फैकल्टी अपॉइंट करना है, अज्यूम करो अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, समझो मुझे फैकल्टी अपॉइंट करना है, सुन रहे हो क्या आप? तो मैंने अभी एक जस्ट सीए फाउंडेशन पास हुआ है बच्चा, जस्ट सीए फाउंडेशन इंटर अपियर होने वाला है, वो बोल रहा है कि सर मुझे मैथ्स पढ़ाने में इंटरेस्ट है, मैं पढ़ा लेता हूं, तो मैंने उसको अपॉइंट करना चाहिए क्या? क्यों? उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको सिर्फ लग रहा है कि भाई मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा, बट ये उसको लग रहा है 18 साल का बच्चा ही करेक्ट। अनदर थिंग, स्टूडेंट उसको एक्सेप्ट करेंगे क्या? करेक्ट और नॉट? उसका एक्सपीरियंस और ये सब कंसिडर करते हुए इट्स डिफिकल्ट और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आप बताओ, कैन आई से आई हैव फेल्ड टू इवैल्यूएट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट जॉब? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कहीं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ के एक मैच्योर डिसीजन लेना रहता है अबाउट प्रोडक्ट लॉन्च एंड ऑल दोस थिंग्स। वहां पे मैंने एक 22 साल का नया पास्ड आउट चार्टर्ड अकाउंटेंट रख दिया, जिसको इंडस्ट्री के बारे में अभी तक तो कोई नॉलेज नहीं है, भले वो ऑल इंडिया रैंकर है। तो आप बताओ, कैन आई से आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जॉब? वो जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, करेक्ट है, वो पहले देखना पड़ेगा, एंड वो जॉब करने के लिए सुटेबल पर्सन कौन है ये बाद में देखना पड़ेगा ना। एंड वो सुटेबल पर्सन में क्या क्वालिटीज होना चाहिए, राइट? उस प्रोसेस को बोलते हैं मेरिट रेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? मेरिट रेटिंग। अब जैसे कि समझो हमारे एक्सपर्ट के हम लोग रिसेप्शन पे लेट से कोई बंदा ढूंढ रहे, तो हम लोग सबसे पहला क्राइटेरिया की ठीक है भाई उसका एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा कम ज्यादा रहा तो चल रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर के रिसेप्शन पे काम करना है, बट हम लोग सबसे मेन क्राइटेरिया देखते हैं कि भाई ही शुड बी अ ऑनेस्ट पर्सन, ही शुड बी अ ऑनेस्ट पर्सन, एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से होना चाहिए, ऑनेस्ट है, समझ रहा है कि आपको ये ऐसे कोई राइट छक्के पंजों में से नहीं चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 15 लाख 20 लाख का कैश हैंडल करना है, समझ है कि नहीं, एट ए टाइम एक दिन में 100 एडमिशन होते, 150 एडमिशन होते कभी कभी, समझ है क्या हैंडल। अभी तो आजकल कैश का वॉल्यूम क्वांटम कम है, बट आप समझ रहे हो क्या? ऐसा होता था पहले कि भाई एक दिन में जाके 15 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करना है, 25 लाख रुपए डिपॉजिट करना है, इट हैपेंस। अभी तो यूपीआई ट्रांजैक्शन की वजह से वो कैश का क्वांटम हैंडलिंग बहुत कम हो गया है, बट प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी, आई रिमेंबर कि ऐसे रिजल्ट लग गया, इंटर का बैच आज चालू होने वाला है, टोटल कैश कलेक्शन 25 लाख है, 30 लाख है, आप समझ रहे हो क्या? तो वो बैंक में डिपॉजिट करना है, तो हमें सबसे प्राइम क्राइटेरिया क्या था उसको अपॉइंट करते हो? बोलो, ऑनेस्टी। क्या था? बोलो, ऑनेस्टी ऑफ दैट पर्सन। समझ में आ रहा है या नहीं? तो वो पर्टिकुलर पर्सन में क्या क्वालिटीज होना चाहिए ये जानने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेरिट रेटिंग। क्या बोलते हैं? मेरिट रेटिंग। तो आइडेंटिफाइंग रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब, जॉब इवैल्यूएशन, रिलेटिव वर्थ ऑफ अ पर्सन, बोलो मेरिट रेटिंग। समझ में आ रहा है क्या? तो मेरिट रेटिंग में हम लोग फिर उसका एक्सपीरियंस, उसका ऑनेस्टी, उसका सिंसेरिटी, वो पहले कितनी बार जॉब छोड़ चुका है, कौन से कंपनी में कितने दिन काम किया, वो कंपनी से जॉब क्यों छोड़ा, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे कि नहीं? कहां पे किए जाएंगे? मेरिट रेटिंग। कहां पे? मेरिट रेटिंग। तो वो था जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग का डिफरेंस। एफिशिएंसी रेशियो का, कभी कभी वो डायरेक्ट एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपको। क्या फॉर्मूला एफिशिएंसी रेशियो का? बोलो, एमसीक्यू में भी बोल सकते हैं अभी। हाँ, क्या फॉर्मूला? बोलो, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100 और एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। सारे फॉर्मूले याद है बच्चों? यस। चलो फिर करेक्ट कंटिन्यू हम लोग। ये एम्प्लॉय कॉस्ट के रिलेटेड कुछ बेसिक थ्योरी समझा बच्चों सबको? अभी हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर?
हाँ बोलो बेटा। ओवर टाइम का कंसेप्ट में एक आधा एग्जांपल भी आएगा इसमें, बट ओवर टाइम का बता दो, अभी बता दूं क्या? वैसे मैं बाद में बता सकता हूँ ये ओवर टाइम का, चलो बाद में मैं एक ओवरहेड्स के कंसेप्ट में मिक्स करके बता दूंगा मैं ओवर टाइम का। फिर भी अभी अगर आपको थियरी जानना है तो चलो, कंसेप्ट रिलेटेड टू ओवर टाइम। क्या? ओवर टाइम प्रीमियम। ध्यान दे रहे हो यहां पे? अच्छा मुझे बताओ उसके रिलेटेड ओवर टाइम प्रीमियम कंसेप्ट पता है आपको? ये ध्यान दे रहे हो? समझो एक वर्कर ने 10 आवर्स के लिए काम किया, कितना? एंड समझो उसका 8 आवर्स का ही शिफ्ट रहता है, तो उसने ओवर टाइम कितना किया? 2 आवर्स। तो समझो 8 आवर्स का उसको वेजेस मिलता है 200 रुपए पर आवर से, तो उसको 1600 रुपए वेजेस मिलनी चाहिए, बट उसने 10 आवर्स काम किया। तो अगर मैं उसको 10 आवर्स इंटू ₹200 देता हूं ना, तो वो बोलेगा कि भाई मैं ओवर टाइम क्यों किया, फिर क्या फायदा हुआ मेरा ओवर टाइम करके? 2 घंटे गए, हम उसको बोले भाई तेरा ओवर टाइम का पे कर रहे हैं हम लोग, यस और नो? बट वो बोलेगा कि ये काम करो, ओवर टाइम का पे मत करो, मैं चला जाता हूं, मैं 8 आवर्स में खुश हूं। समझा क्या? नहीं। बट अब सीधी सी बात है, कंपनी ने उसे ओवर टाइम करवाया है, मतलब कुछ रीजन है, या तो हमारा प्रोडक्शन टारगेट अचीव नहीं हो रहा है इसकी वजह से हमने उसको ओवर टाइम करवाया, या तो हो सकता है कि अचानक से कोई ऑर्डर आया जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए उसकी वजह से, यस और नो? या हो सकता है कि कंपनी में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, मशीन ब्रेकडाउन हुआ था, उसकी वजह से टाइम पे प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम उसे अभी काम करवा रहे हैं। देयर हैज टू बी सम रीजन फॉर द ओवर टाइम और नॉट। या ऐसे हो सकता है कि कंपनी में हमेशा वर्कर का शॉर्टेज ही रहता है, साल भर जेन्युइन लेबर शॉर्टेज रहता है, उसके वजह से ओवर टाइम हो रहा है। तो जनरली ओवर टाइम इज पेड एट अ हायर रेट, जनरली ओवर टाइम इज पेड एट अ हायर रेट। तो अब ये जो 10 आवर्स है बच्चों, वो 10 आवर्स का पेमेंट ओके वो कैसे मांगेगा? ऐसा हो सकता है कि वो बोल रहा है कि भाई ये जो 10 आवर्स है इसमें से जो 8 आवर्स है उसका पेमेंट मैं 200 रुपीज पर आवर से लूंगा, बट ऊपर के जो 2 आवर्स है उसका पेमेंट मुझे 400 रुपीज पर आवर से दो, यस और नो? तो अब बताओ ये 1600 रुपए राइट, उसके 8 घंटे के वेजेस हो गए, यानी 800 रुपए ऊपर के 2 घंटे के हो गए कि नहीं? अब मेरा क्वेश्चन है जहां पे आप मिस्टेक करने का चांस है, सुन रहे हो क्या? अब मुझे बताओ इसमें ओवर टाइम प्रीमियम कितना है? ओवर टाइम प्रीमियम कितना है इसमें? ये 1600 रुपए और 800 रुपए, उसको टोटल 2400 रुपए मिलेगा, इतना क्लियर है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 2400 रुपए में ओवर टाइम प्रीमियम कितना है? 400 रुपए। वेरी गुड। कितना प्रीमियम है? 400 रुपए। क्यों समझा क्या? 2 घंटे का प्रीमियम कितना है? 200 रुपए पर आवर। देखो बच्चों ये 800 रुपए ओवर टाइम आवर्स के वेजेस है, ओवर टाइम वेजेस जिसके अंदर प्रीमियम, देखो 200 रुपए पर आवर तो बेसिक ही था ना मेरे भाई, तो उसको एडिशनल कितना मिल रहा है? 200 रुपए पर आवर। कितने? 2 घंटे का, तो 2 घंटे का 200 रुपए पर आवर से 400 रुपीज इज द ओवर टाइम प्रीमियम। 400 इज द ओवर टाइम प्रीमियम। समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो ओवर टाइम प्रीमियम मतलब वेजेस ऑफ द वर्कर्स ओवर एंड अबाउ नॉर्मल रेट, ओवर एंड अबाउ नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट के ऊपर जितना भी उसको पेमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर टाइम प्रीमियम। समझा कि आपको ये? मतलब वो जो 200 का 400 होता है, तो 400 इज नॉट प्रीमियम, उसमें 200 इज द प्रीमियम। अच्छा 200 की जगह हम लोग 300 से पे करते हैं, तो प्रीमियम कितना है? 100। प्रीमियम कितना है फिर? 100। जरूरी नहीं कि ओवर टाइम हमेशा डबल ही रहता है, देयर कैन बी 50% प्रीमियम। तो अगर समझो 200 रुपीज पर आवर बेसिक वेजेस है एंड 50% प्रीमियम है, तो ओवर टाइम 300 से पे होगा। अगर 100% प्रीमियम है तो ओवर टाइम 400 से पे होगा, और 400 के अंदर 200 रुपए ही प्रीमियम हुआ ना, एंड अगर 300 से पे हो रहा है तो उसमें 100 रुपीज प्रीमियम हुआ। समझा क्या? तो ओवर टाइम प्रीमियम मतलब जो भी वर्कर का बेसिक वेज रेट है उसके ऊपर जो भी रेट आ रहा है, जो भी रेट लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ओवर टाइम प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड एज ओवर टाइम प्रीमियम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अब सवाल यह है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। तो एग्जाम में ये थियरी क्वेश्चन अगर आ गया तो उसका आंसर कैसे लिखते हैं वो बताता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज ओवर टाइम प्रीमियम एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम, व्हाट इज ओवर टाइम प्रीमियम एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। तो पहले आप लिखोगे ओवर टाइम प्रीमियम इज द, हाँ बोलो, ओवर टाइम प्रीमियम इज द wages या ओवर टाइम प्रीमियम आर द wages paid to the worker over and above his normal wages, over and above his normal wages is the overtime premium। समझा क्या आपको ये? एंड उसका नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम is dependent upon reason for overtime। treatment for overtime premium is dependent on reason for overtime। overtime का क्या रीजन है
इस पे ट्रीटमेंट डिपेंड करता है. ट्रीटमेंट फॉर ओवर टाइम प्रीमियम इज डिपेंडेंट ऑन, बोलो मेरे भाई, रीजन फॉर ओवर टाइम. तो रीजन फॉर ओवर टाइम एंड उसका ट्रीटमेंट, तो ये रीजंस को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चों. ओके, रीजन एंड ट्रीटमेंट. ध्यान दे रहे हो सब लोग? ध्यान दे रहे हो क्या? रीजन फॉर ओवर टाइम एंड उसके बाद में ट्रीटमेंट फॉर ओवर टाइम. तो रीजन फॉर ओवर टाइम में है, ध्यान दे रहे हो सब लोग? ध्यान दे रहे हो बच्चों? रीजन फॉर ओवर टाइम है इफ ओवर टाइम इज बिकॉज ऑफ जेन्युइन लेबर शॉर्टेज. इफ ओवर टाइम इज बिकॉज ऑफ जेन्युइन लेबर शॉर्टेज. एंड देखो बच्चों, इसी में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी आंसर समझेगा. ध्यान दे रहे हो? इफ ओवर टाइम इज बिकॉज ऑफ जेन्युइन लेबर शॉर्टेज, अगर ऐसा रहा तो ट्रीटमेंट ये होता है कि नॉर्मल वेज रेट विल बी इन्फ्लेटेड. नॉर्मल, बोलो, वेज रेट विल बी इन्फ्लेटेड. समझता है क्या आपको? ये बाद में वो वेज रेट को हम इन्फ्लेट करते हैं. समझता है क्या? या ओवर टाइम प्रीमियम की वजह से तुम्हारा रेट पर आर, समझो बेसिक वेज रेट 10 रुपीज पर आर है, तो ओवर टाइम की वजह से वो 12 आएगा, 13 आएगा. समझा क्या? सीधा सीधा टोटल वेजेस पेड टू द वर्कर इंक्लूडिंग ओवर टाइम प्रीमियम डिवाइड बाय आवर्स वर्क. इसी रेट से जॉब को चार्ज किया जाएगा ना. नहीं समझा? सुनो बच्चों, अगर समझो मैंने ये प्रोडक्ट बनाने के लिए वर्कर को पे किया है कि नहीं, सुन रहे हो क्या? तो ये प्रोडक्ट के कॉस्ट में ओवर टाइम प्रीमियम भी घुस जाता है ना. फिर नहीं समझा आपको? क्योंकि मैं वर्कर को नॉर्मल से ज्यादा पे किया ना मेरे भाई. तो आप बताओ, सुन रहे हो क्या? मुझे बताओ, समझो ओवर टाइम पे करना पड़ा मुझे प्रीमियम, बट एक्सीडेंट की वजह से. किसकी वजह से? तो मैंने पे किया ज्यादा, बट वो जो ज्यादा पे किया है मैंने ये प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर दिया, तो प्रॉब्लम है ना. क्यों? इसका कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा, सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, और वो प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा. आप लोग ऐसा क्यों नहीं रहेगा? राइट, तुम्हारे कॉम्पिटिटर का भी प्राइस उतना ही रहेगा. अच्छा, कॉम्पिटिटर की उधर एक्सीडेंट होता है. समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं? लॉजिक समझो. बट आपको लग रहा है कि नहीं सर, बट ओवर टाइम जो है वो इंडस्ट्री में होता ही है. करेक्ट है, तुम्हारे यहां पे है तो उधर भी रहेगा, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ जेन्युइन लेबर शॉर्टेज. एंड लेबर शॉर्टेज सिर्फ तुम्हारे लिए होता है क्या? लेबर शॉर्टेज दुनिया के लिए होता है ना. नहीं समझा आपको? वर्कर मिल नहीं रहे पुणे में, तो पुणे में मुझे नहीं मिल रहे तो मेरे कॉम्पिटिटर को भी मिल नहीं रहे ना भाई. करेक्ट और नॉट? लेबर शॉर्टेज है, तो उस केस में तुमने इसका रेट इन्फ्लेट कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि समझा ना आपको? क्योंकि इट इज द इंडस्ट्री फीचर. इट इज द इंडस्ट्री फीचर, ये तुम्हारा फर्म का फीचर नहीं है. समझा क्या आपको? ये तो इफ ओवर टाइम इज बिकॉज ऑफ जेन्युइन लेबर शॉर्टेज देन वेज रेट विल बी इन्फ्लेटेड. समझता है क्या आपको? ये सेकंड, इफ ओवर टाइम इज बिकॉज ऑफ abnormal reason, if overtime is because of any, बोलो, abnormal reason, then overtime premium to be debited to costing P&L. to be, बोलो मेरे भाई, debited to costing P&L. इसका मतलब इसकी वजह से प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा क्या? प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा. कंपनी का प्रॉफिट कम होगा क्योंकि वो P&L को डेबिट हो रहा है, बट प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा नहीं. समझा क्या? Next, if overtime is because of some unanticipated developments. समझा क्या? If overtime is because of some, क्या बोलो? Unanticipated developments, then overtime premium जो है, it will be debited to factory overheads. It will be debited to, बोलो, factory overheads, and it will be debited to factory overheads account. मतलब obviously it becomes part of cost of production. It becomes part of, but it will be apportioned over various jobs. It will be apportioned over various jobs. Unanticipated development समझता है ना आपको? अचानक से सडन राइज हो गया डिमांड. समझा क्या आपको? ये अच्छा समझो, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? समझो ऐसा हुआ कि कल जाके आईसीआई ने ऐसे कर दिया कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट लेट से 0.5% लगा दिया. ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं, कितना लगा दिया? तो इंडिया में 1 लाख लोग बैठे थे, उसमें से 500 बच्चे पास हो गए, 99,500 या 5,000 बच्चे पास हो गए. ऐसे समझो 95,000 तो फेल हो गए. अब अचानक से सडन डिमांड किसके लिए राइज होगा? वो जो फेल होने वाले बच्चे, उनका सिलेबस चेंज हुआ है, उसके उस बैचेस के लिए डिमांड राइज होगा कि नहीं अचानक से? तो हो सकता है कि मैं बोलूंगा चलो भाई रात को 9 से 11 बैच है, 9 से 11 को बैच लेना पड़ेगा मुझे. नहीं समझा आपको? 9 से 11 बैच लेना पड़ेगा कि नहीं? अब बताओ ना, मैं ओवर टाइम काम कर रहा हूं ना मेरे भाई. समझो मैं किसी कंपनी का वर्कर हूं, ऐसे समझो मैं ओवर टाइम कर रहा हूं कि नहीं? क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ सम अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट. या तो समझो कल जाके लेट्स से गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि 2 व्हीलर को, समझा क्या,
टू व्हीलर पे जो भी बैठा है उसमें जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है उसको भी हेलमेट कंपलसरी, पीछे वाले बैठने के लिए भी कंपलसरी। एंड अगर ऐसा नहीं दिखा तो ऑन स्पॉट 10,000 रुपए फाइन। अब बताओ, ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है बस, इसके बाद आप बताओ वो 1 हफ्ते में हेलमेट का डिमांड क्या होगा? तो मतलब जो हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो तो 3 शिफ्ट में काम करेंगे ना मेरे भाई, यस और नो? वो तो 3 शिफ्ट में काम, वो 1 घंटे 1 शिफ्ट में काम करते थे, अभी 1 हफ्ता भर तो 3 शिफ्ट में काम करेंगे कि नहीं? वो ओवर टाइम करेंगे कि नहीं, यस और नो? तो ओवर टाइम प्रीमियम भी तो पे करना पड़ेगा। तो ये प्रीमियम जो पे हो रहा है इट विल बी डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, इट विल बी डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। देन इफ ओवर टाइम इज बिकॉज ऑफ एनी फॉल्टी डिपार्टमेंट, अगर ओवर टाइम किसी डिपार्टमेंट इन फॉल्ट की वजह से हुआ है तो इन दैट केस ओवर टाइम प्रीमियम विल बी चार्ज टू दैट फॉल्टी डिपार्टमेंट ओनली, विल बी चार्ज टू दैट, बोलो, चार्ज टू दैट फॉल्टी डिपार्टमेंट ओनली। समझा क्या? विल बी चार्ज टू दैट फॉल्टी डिपार्टमेंट ओनली। एंड लास्ट, इफ ओवर टाइम इज बिकॉज ऑफ अ कस्टमर रिक्वेस्ट, if overtime is because of a, bolo, customer request for urgent delivery, customer request for, bolo, urgent delivery, in that case it will be charged, overtime premium will be charged to that job only. समझा क्या? that job only, and it will be recovered from that customer. मतलब उसके जॉब में चार्ज हुआ तो it will be recovered from that customer only. समझा क्या? It will be recovered from that customer only. Yes or no? It will be charged to that job only and it will be suitably recovered from that customer only. Is that clear, my friends? Overtime is suitably recovered from that customer only. समझा क्या? पक्का बच्चों? तो अब बताओ, इसकी बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया तो समझेगा क्या फिर आपको? यस, सॉल्व करते आएगा क्या? ये थियरी समझा तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक समझेगा। प्रैक्टिकल अगर वो समझ एक आध क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली ये भी थियरी याद रहेगा। तो आप बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज ओवर टाइम प्रीमियम एंड व्हाट इज इट्स ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? ओवर टाइम का मतलब लिखोगे, फिर लिखोगे ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम इज डिपेंडेंट ऑन रीजन फॉर ओवर टाइम, is dependent on reason for overtime, and we have divided the reasons in 5 categories. पहला, if overtime is because of genuine labor shortage, then wage rate will be inflated, wage rate will be, तो नॉर्मली हम लोग 10 रुपए पर आवर से पेमेंट करते हैं, तो टोटल वेजेस पे डिवाइड बाय टोटल आवर्स कर दो, एंड अगर वो आंसर 13.65 आया तो 13.65 से जॉब को चार्ज होगा। मतलब अगर कोई जॉब समझो इस पे मैंने 10 आवर्स काम किया है तो 10 इंटू 13.65 ही होगा ना, एंड 13.65 में प्रीमियम भी आ गया। यस और नो? बट आप बताओ, इफ ओवर टाइम इज बिकॉज ऑफ अबनॉर्मल रीजन, इफ ओवर टाइम इज बिकॉज ऑफ abnormal reason, it will be debited to costing P&L, it will be debited to costing P&L. If overtime is because of unanticipated developments, then it will be charged to the factory overheads. If overtime is because of any faulty department, then it will be charged to that faulty department only. If overtime is because of a customer request, if overtime is because of a customer request, it will be charged to that job only, it will be charged to that job only, and it will be recovered from that customer, it will be suitably recovered from that कस्टमर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। कुछ क्लैरिटी आई बच्चों अच्छे से? यस, ठीक, चलो फिर करें कंटिन्यू हम लोग। तो अभी ये लेबर के बारे में सब कुछ क्लैरिटी है बच्चों। तो अभी हम देखेंगे राइट ओवरहेड्स। कौन सा चैप्टर करेंगे? ओवरहेड्स। चलेगा क्या? टाइम है ना बच्चों आपके पास? पक्का? यस। तो ये ओवरहेड सॉरी ये लेबर के रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, ऑब्वियसली वहां पे कुछ स्पेस भी रहेगा आपको लिखने के लिए। तो शैल वी स्टार्ट विद द ओवरहेड्स, लेबर टर्नओवर, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, याद है क्या आपको? ग्रुप बोनस एंड एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड। ओके, ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के 2-3, और उसके बाद में अपन ओवरहेड्स सीखेंगे। चलेगा क्या बच्चों? क्या कंप्लीट करेंगे? ओवरहेड्स। चलो, जहां पे भी आपके पास जगह है उधर से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी मैं पहले ओवरहेड्स का थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलेगा क्या बच्चों? बताओ, ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? अगेन दिस मेनली अ प्रैक्टिकल चैप्टर, सबको पता ही है। हाँ बोलो, ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? ओवरहेड्स इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ओवरहेड मतलब होता है इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस, बोलो, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ओवरहेड कॉस्ट। टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ही क्या? बोलो, ओवरहेड कॉस्ट। एंड ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या रहता है? प्राइम कॉस्ट। एंड प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट बिकम्स टोटल कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट बिकम्स टोटल कॉस्ट। समझा क्या आपको ये? तो ओवरहेड कॉस्ट इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब बेसिकली देखो भाई, ये रेगुलर बैच होता तो मैं कम से कम 1.5 घंटा बताता व्हाट इज ओवरहेड, बराबर है, ध्यान दे रहे हैं यहां पे। पर अब मेरे ख्याल से व्हाट इज ओवरहेड इसमें डाउट है क्या आपको यार कुछ? अच्छा बता, हम कभी कभी बोलते हैं रूटीन लाइफ में, अरे यार ये बिजनेस के ओवरहेड्स बहुत बढ़ गए। क्या बढ़ गए? ओवरहेड्स बहुत बढ़ गए, बराबर है ना, ओवरहेड कॉस्ट बहुत बढ़ चुका है यार, इट्स डिफिकल्ट, करेक्ट है, इट इज डिफिकल्ट, ओवरहेड कॉस्ट इतना बढ़ चुका है कि अभी इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो चुका है। हम बोलते हैं कि नहीं। अच्छा आज मुझे बताओ, आपने पिछले 3-4 साल में पुणे में नया थिएटर होते हुए देखा है क्या? नया थिएटर, सिनेमा थिएटर, जैसे पीवीआर, ई स्क्वायर, आइनॉक्स, ये बड़ा चेन था ना। अगर हम अपना कॉलेज के जमाना याद करें ना बच्चों, हर 2 महीने में पुणे में दिखता था कि और ये तो थिएटर हो गया, ये तो नया थिएटर हो गया, ये तो नया थिएटर हो गया। आप सुन रहे हो क्या? अब अभी ऐसे देख सुना है क्या आपने कभी? क्यों नहीं हो रहा है ऐसे? एक तो उसका डिमांड कम हुआ, ऊपर से उनका ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एंड जो ओवरहेड कॉस्ट रिकवर करने के लिए जितना डिमांड चाहिए उतना उनके पास डिमांड है ही नहीं अभी, बिकॉज ऑफ ओटीटी एंड ऑल, करेक्ट और नॉट? डेफिनेटली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन कोई भी बिजनेस कभी भी आउटडेटेड होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कोई भी बिजनेस कभी भी हो सकता है, अरे एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना उतना इंपॉर्टेंट है। फिर आप समझ रहे हो क्या? सिंपल, हम लोग जो पहले एग्जाम के फेल होने के बाद रिवीजन बैच लेते थे ना बच्चों, वो रिवीजन बैच में 400-500 बच्चों को पढ़ाते थे। अब देखो मैं यहां पे फेस टू फेस इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। आप समझ रहे हो? आप लोग ऐसे कैसे होता है? डिमांड नहीं, डिमांड है, बट डिमांड कहां है? ऑनलाइन, करेक्ट और नॉट? यहां भी एक फेस टू फेस बच्चा है तो 1:200 का रेशो है ऑनलाइन को, बट फॉर रिवीजन बैचेस। फेस रेगुलर बैच के लिए आज भी रहेगा फेस टू फेस का, बट रिवीजन में बच्चा सोचता है कि ठीक है भाई मैं कर लेता हूं ऑनलाइन, एक ही दिन में 4 लेक्चर देख लेता हूं, 5 लेक्चर देख लेता हूं, दिन में देखता हूं, रात में देखता हूं, मेरे कन्वीनियंस से देखता हूं, करेक्ट और नॉट? तो सीधी सी बात है, राइट, वो टेक्नोलॉजी की वजह से अगेन कुछ बिजनेस आउटडेटेड हो जाते हैं। समझता है कि आपको कुछ बिजनेसेस को अपना रन करने का तरीका चेंज करना पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आप बताओ, ओवरहेड कॉस्ट रिकवर करने के लिए बिजनेसेस को भी चेंजेस करने पड़ते हैं ना फिर, यस और नो? तो बताओ, फॉर इवन कोचिंग सेंटर, ये जो फिजिकल क्लासेस है एंड ऑल दोस थिंग, इसका कॉस्ट रिकवर करना हैज बिकम अ चैलेंज और नॉट? हैज बिकम अ चैलेंज। तो थिएटर्स के लिए, अच्छा सुपर मॉल्स के लिए, राइट, आजकल सुपर मॉल्स के लिए वो रिकवर करना हैज बिकम अ चैलेंज और नॉट? क्योंकि लोग आजकल मॉल में जाते तो बस घूम फिर के आ जाते, राइट, शॉपिंग वॉपिंग उनको कुछ ज्यादा पसंद नहीं, वहां पे शॉपिंग उनको प्राइम पे करना है, अमेजॉन, करेक्ट और नॉट? या जो भी कुछ रहता है फ्लिपकार्ट रहेगा, व्हाटएवर, करेक्ट और नॉट? वो लोग वहां पे देख के आते, वो इनफैक्ट उसके बाजू में रख के, बाजू में खड़े रह के देखते कि इसका प्राइस अमेजॉन प्राइस पे कितना है, करेक्ट और नॉट? हाँ, लोग जा रहे हैं बट वो हाँ मूवी देखने कभी गए, बाकी राइट होटल खाना वाना खा के आ गए, बस उतना ही चाहिए उनको। बट आप बताओ, वो जो शोरूम है जिसके अंदर पूरा चकाचौंध, इतने कम से कम 100 लाइट है, वहां पे 50 सेल्समैन है, समझा या नहीं, राइट? मॉल का वो जो शॉप है उसका, वो शॉप का, छोटे से शॉप का रेंट है 2.5-3 लाख रुपए महीने भर का, करेक्ट है? आप बताओ, उसका मेंटेनेंस पे करना है, उसको एसी, करेक्ट है, ये सब कुछ। आप बताओ इसका कॉस्ट तो कैसे रिकवर करेगा मेरे भाई? एंड तुम अगर वहां पे जाके खड़े बोलोगे और यार ये टी शर्ट 200 रुपए में बहुत ही महंगा है, आप बोलोगे, तो वो कहां से रिकवर करेगा मेरे भाई, राइट? उसके भी तो ओवरहेड कॉस्ट है ना। आप बोलोगे अरे यार 200 रुपए ये तो अमेजॉन पे 50 रुपए मिलता है, तो आप बताओ अमेजॉन पे सीधी सी बात है उसको ओवरहेड कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि उसका जो गोडाउन है वो पुणे से 60 किलोमीटर दूर है, जहां पे राइट 1 एकड़ मिलता है, जो पुणे में 1 स्क्वायर फीट मिलता है, समझा है नहीं? पुणे में 1 स्क्वायर फीट का जितना रेट है ना, उधर उतना 1 एकड़ मिलता है, वहां पे उसका गोडाउन है, तो डिफरेंस है ना मेरे भाई, करेक्ट है? तो यहां पे ओवरहेड का कॉस्ट क्या, उधर का ओवरहेड का कॉस्ट क्या, डिफरेंस है या नहीं है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो ऑब्वियसली प्राइसिंग में डिफरेंस होगा ना फिर। इसकी वजह से ये बिजनेसेस का आजकल मुश्किल हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? इनफैक्ट अभी देखो, पुणे में किसी ने शॉप लिया, समझता है, किसी ने शॉप लिया, शॉप समझो वड़ा पाव का शॉप है उसका, शॉप लेता है, वहां पे 4 लोग काम पे रखता है, करेक्ट है? एंड उसके बाद में उसी के दुकान के सामने एक जन वड़ा पाव की गाड़ी डालता है, अब बताओ वो गाड़ी ज्यादा चलती है, करेक्ट है? तो ये आदमी का प्रॉब्लम क्या है, समझा क्या? ये बोल रहा है भाई मैं लीगली राइट शॉप ओपन किया, शॉप एक्ट लाइसेंस लिया, राइट सारे परमिशंस लिया एंड मैं कर रहा हूं, जबकि ये सामने वाले इसके पास कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है, इसका एक ही परमिशन है, पुलिस वाला आया 500 रुपए दे दो, साथ साथ में 4 वड़ा पाव बांध के दे दो, बराबर है कि नहीं? तो आप बताओ, ओवरहेड कॉस्ट बचा के वो सस्ते में दे रहा है ना मेरे भाई, ओवरहेड कॉस्ट बचा के
सस्ते में दे रहा है। अब या तो उसको भी ऐसे ही कुछ किसी में पढ़ना पड़ेगा या तो बंद करना पड़ेगा फिर, क्योंकि अब वो अपने शॉप का ओवरहेड कॉस्ट रिकवर कर ही नहीं पा रहा है ना वो। तो ओवरहेड कॉस्ट इज बेसिकली एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बोलो? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट, वड़ा पाव के लिए जो पाव यूज होता है, वड़ा यूज होता है, उसका कॉस्ट दोनों के लिए सेम रह सकता है, बट ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा है ना मेरे भाई। वो शॉप में जाके वड़ा पाव वो 60 रुपए में देके भी उतना कमा नहीं रहा है जितना बाहर 15 रुपए में बेच के ज्यादा कमा रहा है उससे। करेक्ट और नॉट? वो 15 रुपए में बेच के वो ज्यादा पैसा क्यों कमा पा रहा है? एग्जैक्टली, ओवरहेड कॉस्ट उसका कम है, ओवरहेड कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है। हो सकता है दोनों के लिए प्राइम कॉस्ट उतना ही है, दोनों के लिए प्राइम कॉस्ट उतना ही है, बट उसके लिए ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा है ना बच्चों। जो शर्ट अपन शोरूम से जाके राइट किसी मॉल से जाके परचेस कर रहे हैं, हो सकता है कि ये शर्ट का प्राइम कॉस्ट किसी के लिए भी सेम है, बट बताओ उसके लिए ह्यूज ओवरहेड कॉस्ट है या नहीं है? और आप बताओ इसमें मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, समझता है कि आपको ये सेल्स प्रमोशन, ये सारे कैंपेन का कॉस्ट और जोड़ दोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डालोगे तो इट बिकम्स हायर और नॉट? तो उसके बावजूद भी अगर उनको प्रॉफिट कमाना है तो दे हैव टू सेल एट हायर रेट और नॉट? तो अब बड़ी कंपनीज का प्रॉब्लम क्या हो चुका है समझ रहा है क्या? वो प्राइस वो बढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि समझ रहा है क्या, राइट, कंपटीशन का लेवल ही है एंड ओवरहेड कॉस्ट को कम नहीं कर पा रहे। करेक्ट है? तो इस चीज में क्या कॉम्प्रेस हो गया? प्रॉफिट। क्या कॉम्प्रेस हो गया? सीधी सी बात है यार, प्राइस ऊपर जा नहीं रहा है क्योंकि कंपटीशन है, कॉस्ट नीचे जा नहीं रहा है क्योंकि ओवरहेड से, तो क्या कॉम्प्रेस हो गया दोनों के बीच में? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मार्जिन नैरो 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 होते जा रहा है डे बाय डे, एंड एक दिन फिर वो जितना नैरो हो जाता है ही कांट अफोर्ड इट आल्सो, या तो वो लॉसेस में चला जाता है, तो देन ही लीव्स द बिजनेस। क्वाइट पॉसिबल और नॉट? इट इज बिकॉज ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट। तो ओवरहेड्स का मतलब समझा बच्चों? तो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स में ओके, ओवरहेड्स को 4 ग्राउंड्स पे क्लासिफाई किया जाता है बच्चों। कौन से ग्राउंड्स बोलो? 4 ग्राउंड्स। तो पहले तो ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पता है कि आपको ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन? हाँ बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ओवरहेड्स कौन से रहते हैं? बोलो मेरे भाई। फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स और वर्क्स ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स और वर्क ओवरहेड्स। देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब इसमें मार्केटिंग वगैरह सब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आ गया है बच्चों। समझा क्या? दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देन ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ओवरहेड्स के 3 टाइप कौन से जो हमने ऊपर लिखा? कौन सा बोलो? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यस और नो? Then overheads are classified on the basis of variability, या overheads are classified on the basis of nature, और वो on the basis of nature 3 टाइप है। कौन से बोलो? फिक्स्ड overheads, वेरिएबल overheads एंड सेमी वेरिएबल overheads। एंड ये सेमी वेरिएबल overheads को ही राइट याद है कि आपको सेमी वेरिएबल overheads को ही सेग्रीगेट करने के 5 मेथड्स है जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाए थे। कौन से 5 मेथड्स? हाई पॉइंट, लो पॉइंट मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, याद है क्या आपको? ग्राफिकल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, याद है आपको ये? एंड लास्ट, ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी ओवरहेड्स के 2 टाइप है। कौन से बोलो? कंट्रोलेबल ओवरहेड्स एंड अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स। कंट्रोलेबल ओवरहेड्स एंड uncontrollable overheads. So this is the classification of overheads. याद है बच्चों? अब बताओ, what are the objectives of studying overheads? आप लिख के भी ले रहे हो बच्चों? ये मैं आपको ये प्रिंट करके भी दे सकता था बच्चों, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो, बट आप लिखेंगे तो याद रखने का चांस कभी भी ज्यादा रहता है। Objectives of studying overheads. तो tell me, what are the objectives of studying overheads? Objectives of studying overheads. तो इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम लोग ये ओवरहेड ये चैप्टर पढ़ते, और वो पहला ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल द ओवरहेड कॉस्ट। टू कंट्रोल बोलो, अगर हम ओवरहेड कॉस्ट को अच्छे से रिकॉर्ड करें, समझता है कि आपको ये, तो हमें भी एग्जैक्टली समझेगा कि ओवरहेड कॉस्ट क्या है, कितना होना चाहिए, इंडस्ट्री में कितना है, अपना कितना है, कंपैरिजन भी करते आएगा ना आपको। टू कंट्रोल द ओवरहेड कॉस्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज टू लिंक ओवरहेड कॉस्ट to the output. To link overhead cost to the output.
to link overhead cost to the output. These are the objectives of studying overheads. Objectives of studying overheads, to link the overhead cost to the output. समझा क्या बच्चों? Okay, so these are two main objectives of studying overheads: to control the overhead cost and to link the overhead cost to the output. And ये to link the overhead cost to the output, इसके लिए अपने पास 6 steps है, and यही अपने से अपना 50% से ज्यादा चैप्टर है. ओके, ये 6 steps का प्रैक्टिकल बराबर है बच्चों. तो बताओ 6 steps कौन से? टू लिंक द ओवरहेड कॉस्ट टू द आउटपुट. बोलो वो 6 steps कौन से? जल्दी बताओ. कलेक्शन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, वेरी गुड. अलोकेशन, अलोकेशन, उसके बाद अपॉर्शनमेंट, उसके बाद रीअपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट, रीअलोकेशन, ऐसा कोई टर्म ही नहीं है. समझ रहा है? कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, अलोकेशन, देन अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट, एंड लास्ट इज एब्सॉर्प्शन. लास्ट कौन सा? एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड. ये जो रीअपॉर्शनमेंट है इसको बोला जाता है, शायद आपने सुना रहेगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलते हैं इसको? एंड अपॉर्शन को हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. याद आ रहा है बच्चों ये थ्योरी ऐसा कुछ? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीइंग द ओवरहेड्स में टू लिंक द ओवरहेड कॉस्ट टू द आउटपुट. टू लिंक द ओवरहेड कॉस्ट टू द आउटपुट, हाउ मेनी मेथड्स, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 6 स्टेप्स. कौन से? कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, रीअपॉर्शनमेंट एंड एब्सॉर्प्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 1-2 क्वेश्चन से ही पूरा क्लैरिटी आ जाएगा बच्चों. अपना आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इसी के है, आपको भी पता है, बराबर है? ओके, चलो ये 6 स्टेप्स याद है आपको ये? ओके, तो कलेक्शन, क्लासिफिकेशन मतलब तो ऑब्वियसली ओवरहेड कॉस्ट कलेक्ट करो, रिकॉर्ड करो, उसको क्लासिफाई करो. उसके बाद में अलोकेशन क्या होता है? अलोकेशन इज ऑन 1-to-1 बेसिस. अलोकेशन किस में होता है बोलो? मतलब ये कॉस्ट ये डिपार्टमेंट का है, ये कॉस्ट डिपार्टमेंट ए का है, ये कॉस्ट डिपार्टमेंट बी का है, ये फाइंड करना इज अलोकेशन. 1-to-1 बेसिस पे होता है. नहीं समझा आपको ये? अब जैसे आपको होता है समझो ओवरहेड कॉस्ट, उसके सामने डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट रहते हैं, याद है क्या आपको ये? तो ये पर्टिकुलर कॉस्ट कौन से डिपार्टमेंट का है ये फाइंड करना इज अलोकेशन. बट कुछ कॉस्ट ऐसे रहते हैं जो किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं होता है. जैसे कि समझो रेंट है फैक्ट्री का, एंड उस फैक्ट्री में 8 डिपार्टमेंट्स है. नहीं समझा आपको? फैक्ट्री का रेंट है एंड उस फैक्ट्री में 8 डिपार्टमेंट्स है, जिसमें 5 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, जिसका अपन रेंट पे कर रहे. तो अब मुझे बताओ डिपार्टमेंट वाइज रेंट मुझे क्या करना पड़ेगा? अपॉर्शन, हाँ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? अपॉर्शनमेंट. क्या बोलते हैं? जो हम लोग फिर अपॉर्शनमेंट के लिए कुछ तो बेस लेते हैं, अपॉर्शनमेंट के लिए कुछ तो बेस लेते हैं. समझा या नहीं? अपॉर्शनमेंट अभी समझो ये 5 लोगों ने मुझे कुछ पार्सल दिया, सुन रहे हो क्या? या समझो कुछ लगेज दिया और वो बोले कि चल भाई ये लगेज उधर तक पहुंचा. समझा क्या? मैं बोला कि मैडम इसके लिए तो 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा आपको. सुन रहे हो क्या? वो बोले ठीक है 10,000 रुपए पे करेंगे. पर आप मुझे बताओ ये 10,000 रुपए ये 5 लड़कियों में कैसे डिवाइड हो गए? मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? हाँ चलो 5 लड़के टोटल 10,000 डिवाइड बाय 5, 2-2 हजार रुपए दे दो. ऐसे बोल सकता हूं क्या? तो ये लड़की बोलेगी सर इसका लगेज 200 किलो का है, मेरा 3 ग्राम का है. समझा या नहीं? तो सीधी सी बात है, डिवाइड बाय 5 ये क्राइटेरिया गलत हुआ ना बॉस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो हर कॉस्ट डिवाइड करने के लिए डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 10 ऐसा नहीं होता है ना यार. करेक्ट और नॉट? आप होटल में गए 5 लोग खाना खाए तो भी हो सकता है कि कई बार आप डिवाइड बाय 5 करते नहीं रहेंगे आप टोटल बिल को. करेक्ट और नॉट? आप सोच रहे नहीं भाई ये लोगों ने कुछ तो ये एडिशनल दिया है, इसमें हम तो राइट शेयर नहीं कर सकते, ये लोगों ने कुछ ये भी लिया था हम तो उसमें शेयर नहीं करेंगे. करेक्ट और क्वाइट पॉसिबल और नॉट? मतलब कुछ ना कुछ तो बेस अलग रहने का चांस है कि नहीं? एक्सपर्ट में समझो हमारा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंडिचर है, हम 6 फैकल्टीज है, साल भर का रिफ्रेशमेंट एक्सपेंडिचर समझो 12 लाख रुपए, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 6 हम 2-2 लाख नहीं कर सकते ना मेरे भाई. रीजन ये है कि कुछ फैकल्टीज आउटस्टेशन फैकल्टी है जो सिर्फ 1 महीने के लिए पुणे में आता है, 1.5 महीने के लिए पुणे में आता है, मैं 12 महीने के लिए यहां पे हूं, तो डिफरेंस है ना मेरे भाई. तो देयर हैज टू बी सम डिफरेंट बेस फॉर अपॉर्चुनिटी और नॉट. समझता है कि आपको ये? अभी किसी समझो आप सोसाइटी में रहते हो, समझो इसी सोसाइटी में समझो विनोद रेड्डी, आई एम द ओनर ऑफ 20,000 स्क्वायर फीट इन दिस बिल्डिंग, एंड समझो इसका एक शॉप है 200 स्क्वायर फीट का, हम दोनों सेम मेंटेनेंस पे करेंगे क्या?
मैं बोल रहा हूं कि मैं भी एक मेंबर हूं, ये भी एक मेंबर है, सेम टोटल 150 मेंबर, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट डिवाइड बाय 150 कर दो, पर हेड आ जाएगा, बात खत्म। वो बोलेंगे भाई तेरा 20,000 स्क्वायर फीट है, इसका 200 स्क्वायर फीट है, इसका शॉप तो शुरू होने के पहले खत्म हो जाता है, करेक्ट और नॉट? तेरा जो बिल्डिंग, तेरा जो प्रीमाइसेस है, उसको झाड़ू मारने के लिए हमको 4 घंटे लगते कम से कम, करेक्ट और नॉट? तो मेंटेनेंस कॉस्ट तो अलग से पे करना पड़ेगा ना। वो बोलेगा कि इसके शॉप में दिन में गिन चुन के 4 क्लाइंट आते कस्टमर, तुम्हारे यहां पे 1000 बच्चे आते दिन भर में, तो सीधी सी बात है वो बिल्डिंग में तुम्हारी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि तुम्हारे ज्यादा स्क्वायर फीट है, क्योंकि तुम्हारे ज्यादा स्क्वायर फीट है यहां पे, तो स्क्वायर फीट कैन बी द बेस समटाइम्स। समझता है कि आपको ये? तो जो एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है, ओवरहेड कॉस्ट है, वो डिवाइड करने का एक बेस होता है कि नहीं? तो बेस के बेसिस पे अपन अपॉर्शन करते हैं। क्या करते हैं? अपॉर्शन। बट आप सुनो, अगर समझो कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट्स है, तो जो कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट को भी अपॉर्शन हो जाता है ना। बट अब सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट जो है ना बच्चों, वो प्रोडक्ट एब्सॉर्ब कर ही नहीं सकता, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के पास कोई सेलेबल आउटपुट नहीं है। नहीं समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? सर्विस डिपार्टमेंट के पास कोई सेलेबल आउटपुट नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? तो अच्छा सुनो ध्यान से अभी, ओके? एक बेसिक थ्योरी बता रहा हूं, सब लोगों का पूरा ध्यान चाहिए मुझे, चलेगा बच्चों? तो आप मुझे बताओ, लेट्स से ए बी सी ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ABCD, एंड PQ सर्विस डिपार्टमेंट है। सुन रहे हो क्या? ओवरहेड कॉस्ट अलॉकेट हो गया, अपॉर्शन हो गया, समझा क्या? एंड ये कंपनी XYZ ये 3 प्रोडक्ट बनाती है। क्या बनाती है? XYZ 3 प्रोडक्ट बनाती है। मैं एक्स को बोलूंगा भाई ये ABCD का कॉस्ट राइट तू एब्सॉर्ब कर ले, यस और नो? तो मैं एक्स को बोल रहा हूं भाई तूने डिपार्टमेंट P भी यूज किया है क्या? तूने डिपार्टमेंट, किसको मैं बोल रहा हूं? प्रोडक्ट को बोल रहा हूं। तो प्रोडक्ट क्या बोलेगा? भाई कौन सा डिपार्टमेंट P, कौन सा डिपार्टमेंट Q? मुझे तो पता भी नहीं है। क्यों? वो सर्विस डिपार्टमेंट है मेरे भाई, वो P एंड Q ABCD को फैसिलिटी दे रहे, वो कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे ना। नहीं समझा आपको? मुझे बताओ, यहां पे एक्सपर्ट में मैं क्लास ले रहा हूं, ये आपको पता है, बट समझो ये इलेक्ट्रिसिटी किसी पावर जनरेशन रूम ने प्रोवाइड की, वो आपको पता है क्या? आप क्या बोल रहे हो? भाई विनोद रेड्डी इस क्लासरूम में क्लास ले रहा है, ये प्रोडक्शन है, भले ये सर्विस है, बट एक्चुअली सर्विस सेक्टर ये प्रोडक्शन ही हुआ ना यार। मैं लेक्चर ले रहा हूं, ये प्रोडक्शन, यस और नो? बट बताओ, जनरेटर जो पावर जनरेट कर रहा है वो सर्विस डिपार्टमेंट हुआ कि नहीं इसके लिए? यस और नो? तो सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट भी आपको बेयर करना है कि नहीं करना है? आप बताओ मुझे। बट आपको पता तो है कि आपने सर्विस डिपार्टमेंट कितना यूज कर लिया? नहीं, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के पास कोई सेलेबल आउटपुट नहीं है। इसलिए क्या होता है, ये एक्स सिर्फ ABCD का कॉस्ट बेयर करेगा, वाई ABCD का कॉस्ट बेयर करेगा, जेड ABCD का कॉस्ट बेयर करेगा, इन द रेशियो ऑफ हाउ मेनी आवर्स इट हैज बीन यूज्ड इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। समझता है क्या? बट आप बताओ, ये P एंड Q का कॉस्ट हमें ABCD पे शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं? तो P एंड Q का कॉस्ट ABCD पे शिफ्ट करने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम लोग? रीअपॉर्शनमेंट। क्या बोलते हैं? तो ये रीअपॉर्शनमेंट के कुछ अपने पास मेथड्स है, तो राइट डाउन मेथड्स ऑफ रीअपॉर्शनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, एंड मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से और क्लियर करूंगा आपको, डोंट वरी। मेथड्स ऑफ क्या बोलो? रीअपॉर्शनमेंट। ध्यान है बच्चों सबका? मेथड्स ऑफ रीअपॉर्शनमेंट, सबका ध्यान है क्या इधर? चलो, मेथड्स ऑफ रीअपॉर्शनमेंट में सबसे पहले ये रीअपॉर्शनमेंट के मेथड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और वो 2 पार्ट है, ध्यान दे रहे मेरे भाई? पहला, ध्यान दे रहे सब लोग यहां पे? पहला है, ध्यान दे रहे, नो सर्विस डिपार्टमेंट। लिख रहे हो क्या आप लोग? नो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। ध्यान दे रहे हो आप लोग? नो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट, एंड इधर सर्विसेस आर प्रोवाइडेड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू, बोलो, अदर सर्विस डिपार्टमेंट। पहला था नो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड द सर्विस टू, बोलो, अदर सर्विस डिपार्टमेंट। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस देता है, तो उस केस में जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं DRM, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मतलब सीधा सीधा सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा उठाओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दो, सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल 0 हो जाएगा, बात खत्म। यस और नो? किस रेशो में डालना है वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, यस और नो?
बट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसको दो पार्ट में। आप बताओ, आपको याद है तो दो पार्ट कौन से? वेरी गुड, रेसिप्रोकल सर्विसेस आर, चलो रेसिप्रोकल सर्विसेस आर, चलो पहले मैं नॉट प्रोवाइडेड लिखता हूं, रेसिप्रोकल सर्विसेस आर नॉट प्रोवाइडेड, एंड दूसरा इधर क्या रहेगा बोलो, रेसिप्रोकल सर्विसेस आर प्रोवाइडेड। अच्छा, रेसिप्रोकल सर्विसेज मतलब क्या? अच्छा सुनो, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को तो सर्विस देता है, बट रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? अगर S1 S2 को सर्विस देता है तो S2 S1 को सर्विस नहीं देगा, S2 S4 को सर्विस देता है तो S4 से S2 कुछ नहीं आएगा। अच्छा, S4 S2 को सर्विस देता है, ठीक है, बट S2 ने S4 को नहीं देना चाहिए फिर। समझा क्या? मतलब एक भी टू वे पाथ कंप्लीट नहीं होता है, मतलब रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड। एंड उस केस में जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं स्टेप लैडर मेथड। क्या बोलते हैं? स्टेप लैडर मेथड। रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड में कौन सा मेथड यूज करते हैं? स्टेप लैडर मेथड। एंड रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, रेसिप्रोकल सर्विसेज आर बोलो प्रोवाइडेड में जो मेथड यूज करते हैं उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया उसको, और वो दो पार्ट है, पहला है, हाँ बोलो, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। कौन सा? साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। एंड कौन सा दूसरा है आप बताओ? एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। एंड ट्रायल एंड एरर को हम बोलते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कौन सा? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड, या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऐसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। समझा क्या? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक बार रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन आईसीआई ने यही मेंशन किया है, एक बार एग्जाम क्वेश्चन में उन्होंने डाल दिया कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कुछ लोग तो उधर ही कंफ्यूज हो गए, सर ये कोई मेथड हमने देखा ही नहीं था। मेरे भाई अब रिपीटेड की जगह कंटिन्यूअस आया उतना तो आपने को कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा ना यार। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दैट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एमसीक्यू के एंगल से और प्रैक्टिकल के एंगल से भी। ये कौन से मेथड्स है? मेथड्स ऑफ रीअपॉर्चनमेंट, मेथड्स ऑफ रीअपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, तो चलो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 ओपन करो सब लोग, आप जो भी पेज पे थ्योरी लिख रहे हो अब 23 पेज पे आ जाओ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। चलेगा बच्चों? आप थ्योरी भी लिख रहे हो क्या? बेसिक बहुत सारा स्पेस है बीच बीच में, वो भी यूज करो। और आपको घर जाके जो थ्योरी पढ़ना है, आपको लग रहा है कि भाई मुझे एग्जाम के पहले दिन ये पढ़ के जाना है, इतने पॉइंट्स पढ़ के जाना है, वो भी इस बुक में लिखो आप खुद के हाथ से। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? यस, चलो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़े बच्चों। एसी बंद करना है बेटे, ये कौन दोनों बंद कर दो, वो बंद कर दो, ये बंद कर देता हूं फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो। अच्छा, देखने के बाद एसी बंद हो जाए, ऐसे टेक्नोलॉजी आई नहीं बेटा, या तो बताना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। ये अभी टेक्नोलॉजी वो भी आएगा कुछ दिनों में। वो ठीक है, अभी वैसे भी बैलेंस हो जाएगा ये बंद। ठीक है, अभी वो टेक्नोलॉजी आई नहीं ना बेटा, कुछ दिनों में वो आएगा, उसको मतलब ऐसे सेंसर्स रहेंगे, है कि नहीं? वैसे तुम्हारे आंखों में टिक करेगा, टिक टिक टिक, वो लगेगा कि एंग्री, लुकिंग एंग्री, फिर वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, है क्या? अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं है ना बेटे, अभी आएगा धीरे धीरे, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 23, PH Limited is a manufacturing company having 3 production departments, having बोलो 3 production department। कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है? A, B and C, and 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। कौन से? X and Y। फॉलोइंग इज द बजट फॉर दिसंबर 2020। अब आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई गड़बड़ है नहीं अपने को, समझ है? लगने दो, आधा घंटा लगने दो, अपनी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल में, चलेगा? क्योंकि ये क्वेश्चन कवर करना मतलब लगभग, समझ आए क्या, आधा चैप्टर कवर करने के बराबर है इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब समझ आए आपको? क्योंकि अभी अगर आप याद करोगे रेगुलर बैच में पहले 4-5 लेक्चर में मैं बस यही पढ़ाया आपको, समझ रहा है? यही मतलब ऑब्वियसली वो मेथड चेंज होता है, थोड़ा कैलकुलेशन चेंज होता है, समझ आएगा आपको? वो तो बाद में आप पढ़ के कर सकते हो, बट वो प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना बहुत जरूरी है एटलीस्ट। चलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड्स, दिख रहा है क्या आपको? कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, प्लीज क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, तुम्हें खुद सॉल्व करना है, एंगल से पढ़ो, मैं सॉल्व करना है, दिमाग में मत रखो।
टेक्निकल असेसमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज एज अंडर। तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एबीसी एक्स वाई पे। इसका मतलब एक्स का सर्विस वाई को जा रहा है क्या, जा रहा है, एक्स का 10% वाई में डालना है एंड वाई का 5% एक्स में, बराबर है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, a statement showing redistribution of service department expenses to production department, okay, and third machine hour rates of the production department ABC. use कौन सा मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, यूज ट्रायल एंड एरर मेथड, ये क्वेश्चन है। और कौन सा मेथड, साइमल्टेनियस। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे दोनों यहाँ पे डाला है, समझ रहा है, एग्जाम में ऐसे कभी नहीं आता है दोनों मेथड सॉल्व करो, समझा क्या। मैंने क्लास में प्रैक्टिस के लिए यूज ट्रायल एंड एरर एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन दोनों कर दिए, करेंगे फिर हम सॉल्व। एक बार प्लीज क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, प्लीज रिक्वेस्ट है सबको, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। चलो पढ़ लिया आपने क्वेश्चन। क्या करना है फाइनली, आपको मशीन आर रेट तक पहुंचना है, मतलब ओवरहेड्स ऑफ एवरी डिपार्टमेंट डिवाइड बाय मशीन आवर्स किया तो मशीन आर रेट मिल जाएगा। मशीन आर रेट मतलब ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर, ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट। अल्टीमेटली हर एक प्रोडक्ट को ओवरहेड कॉस्ट बेयर करना है कि नहीं, तो हर एक प्रोडक्ट ने कितने मशीन आवर्स लिए वो देखते हैं हम लोग, एंड उस मशीन आवर्स के प्रोपोर्शन में वो ओवरहेड कॉस्ट बेयर करता है। समझता है कि आपको ये, चलो फिर क्या लिखो आप बताओ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, statement showing calculation of what, machine hour rate। अब सबसे पहले बताओ पहले कौन सा मेथड यूज करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन या ट्रायल एंड एरर। चलो ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर का ही दूसरा नाम क्या है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, कौन सा मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट। ध्यान है बच्चों सबका, चलो बोलो क्या फॉर्मेट रहता है उसका, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स पहले अमाउंट लिख सकते हैं जिसको हम टोटल बोलेंगे, चलेगा, टोटल अमाउंट चलता है। फिर बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, जो भी ओवरहेड कॉस्ट है वो किस बेसिस पे अपॉर्शनमेंट होने वाला है, बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट। उसके बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, 3, कौन से ए बी एंड सी, एंड उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट्स, कितने सर्विस डिपार्टमेंट्स है, 2, एक्स एंड वाई, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। चलो ये फॉर्मेट बना दिया सब लोगों ने, फिर बना दिया क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एबीसी, सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई। particulars, total amount, basis for apportionment, then production departments ABC, service departments X and Y। ठीक है बच्चों, अब एक एक पॉइंट को ऐसे अच्छे से समझो, कैजुअली मत लो इसको।
एग्जाम में ऑब्वियसली कुछ नंबर्स अलग रहेंगे, कुछ यहाँ पे आइटम जो यहाँ पे 4 है, लेट से डेप्रिसिएशन और वहां पे और 10 रहेंगे। पॉसिबल है? समझ है क्या आपको ये? चलो बोलो, पहला क्या है बताओ। सबसे पहले तो आप ऐसे लिख देना अलोकेशन। क्या लिख रहे हैं? अलॉक, मतलब कलेक्शन क्लासिफिकेशन, मतलब क्वेश्चन में हुआ है, समझा क्या आपको ये? अलोकेशन। उसमें पहला डायरेक्ट मटेरियल्स, एलोकेशन में पहला डायरेक्ट मटेरियल्स। चलो बताओ डायरेक्ट मटेरियल्स में क्या रहेगा इधर? ए 1000, बी 2000, सी 4000, उसके बाद नील। समझा क्या आपको? ऐसे क्यों याद है क्या आपको? हाँ, आप लिखो मत, पहले मुझे बताओ। इनडायरेक्ट होता तो नहीं, समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? आपने जैसे बोला वैसे लिख दिया, मैं अभी तक फाइनल कुछ बोला नहीं। हाँ बोलो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो सर्विस डिपार्टमेंट की से वो ओवरहेड शिफ्ट करेंगे, तो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहां जाएगा? आपने एग्जैक्ट उल्टा किया है मेरे भाई। ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट जो होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। बट ऑल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर ओवरहेड कॉस्ट। तो ये 2000 एंड 1000 यहां पे आएगा। ऑल कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स आर ओवरहेड कॉस्ट। आप समझा? अब अगर आप ऐसे जैसे पहले किया था वैसे किया ना, तो पहले सेकंड में तुम्हारा वो क्वेश्चन इधर फुल्ली मार देगा, 0 मार्क कर देगा। वो बोलेगा भाई इसको बेसिक भी पता नहीं। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? 2000 1000 समझा क्या आपको ये? अच्छा, मैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर सर्विस कॉस्ट सेंटर का डिफरेंस लिख के दिया था क्या आपको? अब क्या एग्जाम ओरिएंटेड बैच में कभी याद नहीं है आपको? इनडायरेक्ट मटेरियल होता तो फिर पूरा का पूरा ही आ जाता। इनडायरेक्ट मटेरियल होता तो पूरा का पूरा ही आ जाता ना यहां पे। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? वो तो वैसे भी ओवरहेड कॉस्ट है ना फिर। समझा क्या आपको ये? अच्छा मुझे बता, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये तो प्राइम कॉस्ट हुआ ना मेरे भाई। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये तो प्राइम कॉस्ट में जाएगा ना प्रोडक्ट के। समझा क्या आपको? ये कहां से ओवरहेड कॉस्ट हुआ? आप लोग रहे सर फिर ये भी तो डायरेक्ट मटेरियल, बट ऑल कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर आर ओवरहेड कॉस्ट। क्लियरली लिख के दिया, ऑल कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर या सर्विस डिपार्टमेंट आर ओवरहेड कॉस्ट। तो ये डायरेक्ट मटेरियल हुआ। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस। बोलो अभी तो मैं मिस्टेक मत करो, बोलो 1000 2000 सही है बच्चों? चलो इसका टोटल 3000 लिख दो। बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट में कुछ नहीं लिखना है तो गिवन ऐसे लिख सकते हो, या ब्लैंक छोड़ दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं। समझा क्या? ये अलोकेशन हुआ। उसके बाद में बी क्या लिखो? अपॉर्शनमेंट। क्या लिखना है बच्चों? अपॉर्शनमेंट। चलो बोलो अभी अपॉर्शनमेंट में क्या आएगा, जल्दी बताओ। बोलो अपॉर्शनमेंट की। फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट कितना है? फैक्ट्री रेंट 4000। अब तुम ही बताओ किस रेशियो में अपॉर्शन होना चाहिए? एरिया चलेगा क्या? रेंट है इसलिए एरिया। एरिया दिया है क्या आपको? चलो बोलो एरिया का क्या रेशियो है? 250 से डिवाइड करो सबको, तो टेल मी 2:1:2:1:2 तो कितना आता है ये? 1000 500 1000 500 1000। सही है बच्चों? फैक्ट्री रेंट हो गया। उसके बाद पावर। सही है बच्चों? कितना है पावर? 2500। चलो बोलो तुम्हारे हिसाब से पावर किस मेथड से को? वेरी गुड, मशीन आवर्स इनटू हॉर्स पावर। समझा क्या? बट कभी कभी वो मशीन आवर्स की जगह हॉर्स पावर की जगह क्या देते हैं? HP आवर्स ऐसे देते हैं। HP
फिर किसी को जरूरत नहीं, डायरेक्ट फिर एचपीआरसी लेने का, समझा क्या? पर यहां पे हॉर्स पावर ऑफ मशीन इंटू मशीन आवर्स अलग है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो बोलो 1000 इंटू 50 मतलब 50,000 आता है, तो मैं 50 लिख देता हूं, चलेगा क्या? मतलब हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स इंटू मशीन आवर्स 50,000 था, तो इट इज 50। देन 2000 इंटू 40 80,000 है, तो चला टेक 80, समझा क्या? देन 4000 इंटू 20 80,000, इज इट 80? देन 1000 इंटू 15 इज इट 15,000? एंड 1000 इंटू 25 इज 25,000, दैट इज 25। कितने लोगों को समझाई? हॉर्स पावर ऑफ मशीन इंटू मशीन आवर्स समझ रहा है कि आपको? ये लगे तो तुम इसको 5 से डिवाइड करके और सिंपल कर सकते हो, बराबर ना? ये लास्ट वाला 25 है, तो इसका टोटल कितना रहा है? 250। तो ये तो सीधा सीधा फिर 500 आ जाएगा, बराबर है ना? 800 800 150 एंड 250, सही है क्या बच्चों? ये हुआ पावर कॉस्ट, सही है। उसके बाद में बताओ डेप्रीसिएशन, बोलो मेरे भाई, डेप्रीसिएशन कितना है? 1000। तो डेप्रीसिएशन कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट, यस और नो? मतलब वी अज्यूम दैट डेप्रीसिएशन इज ऑन सम असेट परचेस्ड। बोलो कितना है? 2:4:2:1:1। तो टेल मी इज इट 200 400 200 100 एंड 100 इज डेप्रीसिएशन, सही है बच्चों। उसके बाद अदर ओवरहेड्स, हाँ अब देखो बच्चों, ये अदर ओवरहेड्स या सन्ड्री ओवरहेड्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसका मतलब आपको अजम्पशन तो करना ही पड़ेगा। तो क्या अजम्पशन हमने लेना चाहिए जनरली? या तो लेबर आवर्स के रेशियो में या डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। किसके रेशियो में? तो यहां पे वी विल टेक इन द रेशियो ऑफ, बोलो, डायरेक्ट वेजेस, एंड उसका एक नोट लिखने का, समझ रहा है क्या? मैं लिखो ना लिखो, आप खुद नोट लिखेंगे, यहां पे नोट लिखने का, ओके? यहां पे रेफर नोट ऐसे लिख दिया, आप खुद नोट लिखोगे। क्या लिखोगे बोलो? इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वी हैव अपॉर्शन्ड अदर ओवरहेड्स इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस। क्या रेशियो था डायरेक्ट वेजेस का? बोलो 5:2:8:1:2। तो डायरेक्ट वेजेस 9000 थे, यस और नो? सॉरी, अदर ओवरहेड्स 9000 थे, यस और नो? बोलो, करो ये 9000 को डिवाइड, एंड क्या नोट लिखने का समझा क्या आपको? आप बताओ मुझे, नोट लिखो ना लिखो, आप मुझे यहां पे बताओ। हाँ बोलो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वी हैव अपॉर्शन्ड अदर ओवरहेड्स इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस। We have apportioned other overheads in the ratio of direct wages, my friends. बराबर है? बोलो फिर क्या रहे? Is it 2500? Then 1000, 4000, 500, 1000, ये हो गया अदर ओवरहेड्स। और कुछ एक्सपेंडिचर बचा है क्या यहां पे? नहीं। तो आप बताओ, ये जो मैं टोटल करूंगा वो ए एंड बी दोनों का टोटल कर दूंगा ना फिर, मतलब अलोकेशन अपॉर्शनमेंट दोनों का टोटल होगा कि नहीं? यहां पे बोलो कितना आ रहा है? पहले तो ये टोटल 22 पास हुआ क्या बताओ? हाँ, अब डिपार्टमेंट वाइज टोटल बताओ। ए का टोटल 4200, बी का टोटल 2700, 6000, सही है ना बच्चों? सही है क्या? 4250, 5350 है क्या? 5350 हो गया क्या? फिर क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या बाकी है? रीअपॉर्शनमेंट। क्या बाकी है? तो राइट डाउन डी, रीअपॉर्शनमेंट। अब आप बताओ, रीअपॉर्शनमेंट अपन पहले कौन से मेथड से करने वाले? कौन से मेथड से करने वाले हैं? ट्रायल एंड एरर से करने वाले पहले है या नहीं? पहले अपन रीअपॉर्शनमेंट करने वाले ट्रायल। अच्छा, रीअपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है? बोलो।
रीअपॉर्चनमेंट का मतलब क्या? जो सर्विस डिपार्टमेंट को ओवरहेड्स अपॉर्चन हो चुके हैं, जो बोलो सर्विस डिपार्टमेंट को ओवरहेड्स, बोलो मेरे भाई, अपॉर्शन हो चुके हैं, वो अपने को क्या करना है? बोलो रीअपॉर्शन। वो अपने को क्या करना है? तो आप मुझे बताओ, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को कितना ओवरहेड्स अपॉर्शन हो चुके हैं? 4250। एंड वाई को बोलो 5350। एंड अब वो एक्स एंड वाई के ओवरहेड्स आपको एबीसी पे शिफ्ट करना है, यस और नो? तो पहले सर्विस डिपार्टमेंट एक्स लेते, चलेगा क्या? सर्विस डिपार्टमेंट बोलो एक्स, तो बोलो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड्स कितने? 4250 है ना बच्चों? एक मिनट सुनो, अभी देखो मैं कैसे कर रहा हूं। तो ये पहले इधर नेगेटिव 4250 लिख दिया, कहां नेगेटिव 4250 लिखा, देखा क्या आपने? एंड बोलो एक्स के ओवरहेड्स कैसे अपॉर्शन होने वाले? 45 15 30, 45 15 30 एंड कितना? 10। डू यू एग्री? चलो 4250 का 45% बताओ, राउंड फिगर करके बता लोगे तो। 4250 का 45%, ये टोटल 100 तो है ना? बोलो 1913 कर दूं क्या? चलता है क्या बच्चों? उसके बाद 637 कर देता हूं, चलेगा क्या? चलेगा क्या? फिर 1275, सही है बच्चों? एंड फिर 425, डू यू एग्री? अब सर्विस डिपार्टमेंट वाई, अब जनरली यहां पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? वाई लिखने के बाद ना वो अब वो लिखता है नेगेटिव 5350, तो गलत होता है, समझ आएगा आपको? 5350 प्लस 425, पहले वो कर दो। 5350 प्लस 425 कितना आता है? ये 5775, तो ये आएगा नेगेटिव 5775 इधर, पहले नहीं समझा आपको? एंड बताओ वाई के ओवरहेड्स किस रेशियो में अपॉर्शन होने वाले? वाई के ओवरहेड्स बोलो, बोलो 60:35:0:5, तो बोलो 5775 इंटू 0.60, इज इट 3465? उसके बाद 2021 अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद 0 एंड 289, अप्रोक्सीमेटली 289। कुछ गया क्या दिमाग में? अब बता बच्चों, यहां पे मैं x को पहले 0 कर दिया, फिर y को, बट y को 0 करते करते x पॉजिटिव हो गया। अब क्या करने का फिर बोलो? सर्विस डिपार्टमेंट x वापस, याद आ रहा है क्या आपको? ये सर्विस डिपार्टमेंट x वापस, तो x में कितना था बोलो? 289, तो ये नेगेटिव 289 किस रेशियो में बोलो? 45:15:30:10, तो करो 289 इंटू 0.45, हाँ बोलो 130, सही है क्या? उसके बाद 43, उसके बाद 87, सही है क्या भाई? ये 87, उसके बाद 29। बड़ा बताओ, ये x तो 0 करने के चक्कर में y पॉजिटिव हो गया। अब सर्विस डिपार्टमेंट y किस रेशियो में? 60:35:0:5, तो यहां पे नेगेटिव 29 कर दिया, तो बोलो 29 इंटू 0.60 कितना था ये? 17, देन 10, 27 रुपए तो इधर ही आ गए बच्चों, फिर 0 एंड फिर इधर 2 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 2 रुपए, बराबर है? नहीं समझा आपको? 17 प्लस 10, समझा क्या आपको? अब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, अब बताओ बच्चों 2 रुपए को डिवाइड करते बैठ रहे अपन, तो एक काम कर दो, सीधा सीधा ये एक्स एंड वाई, पहले 2 डिपार्टमेंट को 1-1 रुपए मैंने दे दिया और कहानी खत्म कर दी, समझा क्या? वैसे आईसीआई लोग 100 रुपए के नीचे आ गए, वो बोलते ठीक है भाई ये बहुत चिल्लर है, राउंड का फिगर कर दो, खत्म करो, समझा क्या आपको? ये फिर भी तो हमने अच्छा खासा कैलकुलेशन किया, यहां पे 2-3 राउंड कंप्लीट कर दिए। अब बता, अब मैं अगर टोटल लूंगा तो सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल पक्का 0 आएगा क्या? बताओ आप मुझे, 0 आएगा क्या? बताओ आप मुझे। यस, डी प्लस ई, एंड टेल मी ये 0 एंड ये 0, एंड ये टोटल 22,500 आना जरूरी है क्या?
जरूरी है क्या बच्चों? देखो जस्ट मिनट, ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे ये इधर लिखना चाहिए बच्चों, बराबर ना? ये बेसिस फॉर अपॉर्चुनिटी में लिखना है, बराबर ना बच्चों? एंड यहाँ पे टोटल तो जीरो ही आता है, समझता है ना आपको? क्यों? वो रो का टोटल तो जीरो है ना मेरे भाई। चलो बोलो कहां से कर रहे हो टोटल? 4200 से चालू कर रहे हो ना? प्लस 1913 बराबर है ना? प्लस 3465 प्लस 130 प्लस 18, वेदर दिस टोटल इज 9726। 9726 बराबर है? whether this total is 5412 5412 and last 7362, एंड ये जो भी आया हुआ है इसको मशीन आर से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? बोलो मशीन आर्स कितने? वन थाउजेंड, बोलो 2000, 4000, आगे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। एंड मशीन आर से डिवाइड करो एंड यू विल गेट मशीन आर रेट। क्या मिल रहा है आपको? बोलो मशीन आर रेट। टेल मी द आंसर इज ई डिवाइड बाय एफ, यस और नो? बोलो क्या आंसर है फिर? 9.726, then 5412 divided by 2000, where the answer is 2.706. 7362 divided by 4000, is it 1.8405? 1.8405। तो ये कौन से मेथड से कंप्लीट किए बच्चों पे हम लोग? ट्रायल एंड एरर मेथड से। कौन से मेथड से कंप्लीट किए? ट्रायल एंड एरर मेथड से। समझा क्या सबको ये? अच्छा, यही क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। चलो एक मिनट सिर्फ यहां पे ध्यान दो, ये पूरा टेबल समझा क्या बताओ आपको? यस और नो? अब ट्रायल एंड एरर मेथड से करने के लिए ना बच्चों, सबसे पहले तो मैं लेटर से ये पूरा ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूं यहां तक, इतना समझा क्या आपको? ये ध्यान दे रहे हो क्या? ओके, हम लोग अभी यही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। कौन से मेथड से? कौन से मेथड से? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से। कौन से मेथड से? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से। ओके, तो यहां पे मैं ट्रायल एंड एरर की जगह साइमल्टेनियस इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान दे रहे हो? अच्छा, फॉर्मेट तो यही रहता है बच्चों। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन समझ रहे हैं आपको ये? एंड यहां पे एटलीस्ट इस क्वेश्चन में मुझे इतना बड़ा फॉर्मेट की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि मैं यहां पे सीधा सीधा ऐसे ले सकता हूं, ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में ओवरहेड कॉस्ट कितना था वो मैं पहले ले सकता हूं यहां पे। ओवरहेड्स आफ्टर, बोलो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बताओ ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टोटल 22,500 था। बताओ ए का टोटल कितना था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद? ए का टोटल कितना था? 4,200। बोलो बी का? 2,700। सी का? एक्स का? 4,250। वाई 5,350। समझा बच्चों? दीज आर द ओवरहेड्स एज पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो इतना फॉर्मेट रेडी रखो, उसके बाद में अपने को कौन से मेथड से सॉल्व करना है अभी? साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। कैसे करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से, देखेंगे अपन 2 मिनट में। चलेगा बच्चों? फॉर्मेट रेडी रख रहे हो क्या आप? देखो बच्चों, ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया मतलब अभी काफी हद तक अपना बाकी दूसरा काम हो जाता है। समझता है क्या आपको? ये मेथड चेंज किया तो करना क्या है, बस कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है ना भाई। ये फॉर्मेट वगैरह तो दिमाग में रहना चाहिए अभी, है कि नहीं? कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट कौन से मेथड से करने वाले अपन लोग? साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। तो मैंने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दिया है बच्चों, समझा क्या आप?
डन। चलो अब यहां पे जब हम सर्विस डिपार्टमेंट, यहां पे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट वाई ऐसे लिख सकते हो आप। यहां पे क्या नंबर आने वाले हो तो थोड़ी देर के बाद वर्किंग नोट के बाद लिखेंगे, बट आई एम श्योर कि इसके बाद में जब टोटल लिखूंगा तो ये टोटल 22,500 ही रहेगा एंड ये एक्स एंड वाई का टोटल 0 हो जाएगा बाद में। याद है क्या आपको ये? एंड उसके बाद में हम मशीन आर से डिवाइड करते हैं, बराबर है बच्चों? किसे डिवाइड करते हैं? मशीन आर से। बताओ मशीन आर कितने थे? 1000, 2000, 4000। याद है क्या आपको ये? मैं पहले ये क्यों लिख के ले रहा हूं, समझा क्या? ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं बाद में। अभी यहां पे 0 तो आने ही वाला है ना एग्जैक्टली, एंड उसके बाद में अपन कैलकुलेट करने वाले मशीन आर रेट। डू यू एग्री? मशीन आर रेट। हम सिर्फ मेथड ऑफ रीअपॉर्चमेंट चेंज करने वाले, आंसर भी वही आने वाला है जो पहले था। समझा क्या? एक ही क्वेश्चन अपन दूसरे तरीके से सॉल्व करें, समझ रहा है क्या? एग्जाम में दोनों में से ऑब्वियसली कोई तो एक ही तरीके से करना है अपने को, समझ है आपको ये? चलो बताओ बच्चों, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है इसके लिए। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई लिख दिया हमने, याद है क्या आपको? वर्किंग नोट क्या लिखो वर्किंग नोट में, तुम ही बता दो अभी, बोलो याद है क्या आपको? ऐसे कुछ क्या होता है बोलो? लेट एक्स बी overheads of service department X, including share of overheads to be apportioned from Y, and let बोलो Y be overheads of service department Y, including share of overheads of service department of X। समझा क्या आपको ये? एक मिनट ध्यान दो, इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो अच्छे समझो। अभी मुझे बताओ X के अंदर ओवरहेड्स कितने थे ऑलरेडी? 4250, ठीक है नहीं? बताओ आप मुझे। एंड आप सुनो बच्चों, यहां पे भी स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करता है। सुनो, अब x में x के अंदर y से भी कुछ रीअपोर्शन हो के आने वाला है। कितना परसेंट आने वाला है? 5% या 10%? 5% या 10%? 10% या 5%? 5% मेरे भाई। अब बताओ x में y से कितना आने वाला है? तो y का 5% मतलब 0.05 y। ये गड़बड़ कर दी तो काम खत्म है ना यार। यहां पे 10% लिख दिया, वापस 0 हो गए मार्क्स। समझा क्या? एंड y इज इक्वल टू क्या है बताओ? 5350 प्लस x का y में कितना परसेंट आने वाला है? 10%, 0.10 y। अच्छा, ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y? यस और नो? कैसे सॉल्व करें बताओ आप मुझे। मैं ऐसे करूं क्या बताओ? x इज इक्वल टू, सुन रहे हो क्या एक मिनट, 4250 प्लस 0.05 इंटू y की जगह में लिखता हूं 5350 प्लस 0.10 y। चलता है कैसे? मतलब मैं समझा क्या? सेकंड इक्वेशन में जो y का वैल्यू आया है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, सॉरी y की जगह 5। समझा क्या आपको? जस्ट अ मिनट, ये x है ना, सही है क्या बच्चों? 5350 प्लस 0.10 x, ये समझा क्या बताओ सबको? यस और नो? तो सेकंड वाला इक्वेशन में x लिखना है, बराबर है ना? y के अंदर x का 10% आएगा ना बच्चों? यस और नो? तो बोलो अभी यहां पे x इज इक्वल टू क्या रहा है, जल्दी बताओ? 4250 प्लस 5350 इंटू 0.05 कितना आता है? 267.50 प्लस 0.05 इंटू 0.10, इज इट 0.005x? 1 माइनस 0.005, इज इट 0.995x? इज इक्वल टू 4250 प्लस 267.50, इज इट 4517.50? तो x इज इक्वल टू 4540 एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। सेकंड इक्वेशन में पुट करते y इज इक्वल टू 5350 प्लस 0.10 इंटू x है 4540, तो 5350 प्लस 454 with the answer is 5804. Whether y is 5804? सही है क्या मेरे भाई?
y 5804 है एंड x 4540 है। तो अब सुनो ध्यान से, सुन रहे हो क्या? एक मिनट। अब ये जो x है इसमें जाके लिखो निगेटिव 4540, बराबर है, बराबर है। एंड y में जाके लिखो निगेटिव, बोलो 5804। अब आपको कुछ लोगों को ये देखते लगता है कि बट सर x में अगर उधर ऊपर 4250 है तो उसमें से 4540 डिडक्ट करके उल्टा निगेटिव हो जाएगा, टोटल होगा क्या? लेकिन निगेटिव नहीं, क्यों? क्योंकि y में से x में कुछ शिफ्ट होगा ना, यस और नो। मतलब ये दोनों एट अ टाइम जीरो कैसे होंगे, समझा क्या अभी? क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब 4250 एंड वो 4540, मतलब ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि निगेटिव है, तो वो x में y में से उधर कुछ शिफ्ट होने वाला है, ये कंसीडर करके ही उधर वो नंबर लिखा हुआ है। चलो बोलो x के ओवरहेड्स किस रेशियो में डिवाइड होने वाले, बोलो जल्दी। 45:15:30:10। तो करो 4540 इंटू 0.45, इज इट 2043? सही है क्या भाई? देन इज इट 681? डू यू एग्री? देन इज इट 1362 एंड 454? डू यू एग्री? एंड अब बताओ 5804 किस रेशियो में जाने वाला है? 60:35:0:5। तो 5804 इंटू 0.60, is it 3482 approximately? Is it 2031 approximately? ये जीरो अप्रोक्सीमेट, हाँ बोलो फिर क्या आता है? 290 एग्जैक्ट आ रहा है क्या? 29 5804 में से 3482 गया एंड 2031 गया, 291 आ रहा है ना। तो एक काम करो, इधर 290 कर दो, चलेगा क्या? एंड इसको 2032 कर देता हूं, चलेगा क्या? टोटल मैच हो जाएगा एटलीस्ट, समझा क्या? एंड अब मुझे बताया एक्स एंड वाई का टोटल जीरो हुआ क्या? जीरो हुआ रहेगा तो हम करेक्ट है, नहीं हुआ रहेगा तो प्रॉब्लम है। फिर कभी कभी जीरो की जगह एक आध 2 रुपए आ सकता है बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ, समझा क्या? एक्स एंड वाई का टोटल ऑटोमेटिक जीरो हुआ क्या बताओ मुझे। एंड आप बताओ एबीसी का टोटल कितना है? 4200 प्लस 2043 प्लस 3482, बोलो 9725। पहले भी ये 9725 था क्या? पहले देखो 9726 था, समझा ना? तो सेम है क्या ये? देन 2700 प्लस 681 प्लस 2032 कितना? ये 5413। पहले कितना था ये? 5412। तो एक आध 2 रुपए के दो तो चल सकता है, समझा क्या आपको ये? एंड ये सी का टोटल कितना है? 7362। एंड चलो कर लो, मशीन आर रेट कैलकुलेट करो। इज इट 9.725? सेम ही आएगा ना। देन 2.706 सही है मेरे भाई, एंड 1.8405 इज द मशीन आर रेट। ये कौन सा मेथड हमने यूज किया? साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। कौन सा मेथड यूज किया? साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्या? मैंने जानबूझ के बड़ा क्वेश्चन लिया था कि एक ही क्वेश्चन से अपने को बहुत कुछ समझे। दोनों मेथड का एंड स्टेप लैडर मेथड में तो कुछ भी नहीं, आप जानते हो यार, सीधा सीधा वहां पे तो डायरेक्ट पी का ओवरहेड्स क्यू आर एस में जाता है, क्यू का ओवरहेड आर एस में जाएगा, आर का ओवरहेड एस में जाएगा, एस का किधर नहीं जाएगा, बराबर है? मतलब एक ने दूसरे को सर्विस दिया तो उधर से वापस कुछ आता ही नहीं ना, करेक्ट और नॉट? तो उसमें तो सीधा सीधा एंड डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड का तो आईसीआई मॉड्यूल में भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो तो बोल रहा भाई सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा उठाओ, डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दो। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस ही नहीं देने वाला है ना उसमें, तो समझा कि आपको ये, तो ये चार्ट अच्छे से रिवाइज करना जरूरी है बच्चों, ठीक है? तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द टाइम बिंग। एक 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद विल कंटिन्यू न्यू थिंग। चलेगा? चलेगा क्या?